चैप्टर 266 सीक्वेंस 0। क्लेन का दिमाग हिल गया था। ये सुनकर उसके लिए एक नई दुनिया खुल गई। मतलब सीक्वेंस 1 से ऊपर भी एक लेवल होता है जो कि ट्रू गॉड के बराबर होता है, और हर पाथवे का अपना एक ही सीक्वेंस 0 हो सकता है। यही है असली पाथ्स ऑफ द डिवाइन। अगर कोई इंसान पोशन कंज्यूम करे, सही रिचुअल करे और एक्टिंग मेथड यूज़ करके कैरेक्टरिस्टिक को डाइजेस्ट करे, तो वो धीरे धीरे एक इंसान से ऊपर उठकर खुद एक गॉड बन सकता है। क्लेन सोचता है कि ये सभी थ्योरीज बहुत ही ब्लास्फेमियस, मतलब धार्मिक तौर पे अपमान करने वाली लगती हैं। क्या फाइनल पोर्शन का मेन इंग्रेडिएंट खुद एक गॉड का डिवाइन ब्लड और बॉडी होता है? उसके दिमाग में इतने सवाल एक साथ आ गए कि उसका कंसंट्रेशन हिल गया। उसे लग रहा था कि एम्परर रोजेल ने डायरी में जो लिखा है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा राज छुपा है। उसके ख्यालों में आया, अगर सीक्वेंस 0 सन है तो शायद एक डेथ भी हो, और गॉडेस और लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म के सीक्वेंस 0 कौन से होंगे? क्लेन अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है ताकि टैरो क्लब के मेंबर्स उसके चेहरे से कुछ समझ ना पाएं। उसने रोजेल की डायरी को डिसअपियर कर दिया और ब्रॉन्ज टेबल पर हाथ रखा। फिर उसने कामली कहा, मिस जस्टिस, तुमने बेकर लैंड को 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म कर दिया। अग्रीमेंट के हिसाब से तुम क्या रिवॉर्ड चाहती हो? एल्गर एकदम हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बेकर लैंड इतनी जल्दी मर गया होगा। ऑड्रे खुश हो गई कि एल्गर को ये न्यूज़ अभी पता चली। क्लेन कैजुअली बोलता है कि ये हेल्प रिक्वेस्ट नहीं था, एक कमीशन था, सो वरी मत करो। फिर उसने फिर से ऑड्रे की तरफ देखा। क्लेन साइलेंटली गॉड से प्रेयर करता है, बस प्लीज़ इसका डिमांड ईजी हो, मुश्किल ना हो। ऑड्रे ने सोचा कि ग्रीडी नहीं बनना है। उसने सॉफ्टली बोला, मैं अभी कुछ नहीं चाहती, मुझे एक्चुअली तुम्हारे ब्लेस्ड को अभी भी बाउंटी देनी है। वाइस एडमायरल कोइलांगोस का टोटल बाउंटी 30,000 पाउंड्स था, उसमें से 15,000 तुम्हारे ब्लेस्ड का है। बेकर लैंड के लिए 10,000 डिडक्ट हो गया, तो अभी भी 5,000 पाउंड्स तुम्हारे ब्लेस्ड को देना बाकी है। लेकिन अभी मेरे फाइनेंसेस टाइट हैं, तो मैं थोड़ा टाइम बाद दूंगी। क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्लेन के दिमाग में कैलकुलेशन चालू हो गया। 5,000 पाउंड्स बहुत बड़ी रकम थी। उसने डिसाइड किया कि इससे अपने लिए यूज़ करेगा और बाद में मिस्टर अजीक का रिपे करेगा। उसने सिर्फ हल्का सा हेड नॉट करके बोला, श्योर। ऑड्रे के दिल से एक बड़ा बोझ उठ गया। उसके बाद क्लेन ने अपना स्मर्फ द वर्ड एक्टिवेट किया। द वर्ड ने अपनी हॉर्स मतलब भारी और कड़की आवाज़ में कहा, मुझे मिस ट्रेंट का रूट चाहिए, कम से कम 60 ml जूस, स्प्रिंग ऑफ द एल्व्स के मैरो क्रिस्टल्स और डार्क पैटर्न ब्लैक पैंथर का स्पाइनल फ्लूइड। तुम में से कोई इन्हें अरेंज कर सकता है या क्लू दे सकता है, और तुम इसके बदले में क्या चाहते हो? सबके बोलने से पहले द सन डेरिक ने तुरंत बोला, मैं मिस ट्रेंट का मटेरियल अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अपना एडवांसमेंट ख़त्म करना होगा और उसके लिए स्ट्रांग बनना होगा। क्लेन इम्प्रेस्ड हुआ क्योंकि सिटी ऑफ सिल्वर में ऐसे मॉन्स्टर्स कॉमन थे। द वर्ड ने काम टोन में पूछा, तुम इसके बदले क्या चाहते हो? डेरिक ने बिना सोचे बोला, मुझे एक ऐसा वेपन चाहिए जो मेरी कॉम्बैट स्ट्रेंथ बढ़ा सके। ऑर्डर ने तुरंत वॉर्न किया कि मिस्टर वर्ड, ये इंग्रेडिएंट सीक्वेंस 7 लेवल के हैं जो कि 500 to 700 पाउंड्स वैल्यू के होते हैं। एल्गन ने ऐड किया कि पोशन फॉर्मूलाज ऑफ सीक्वेंस 6 विंड ब्लेस्ड भी एक वैलिड एक्सचेंज हो सकता है। ऑर्डर की थिंकिंग थी कि डेरिक नैव मतलब सीधा है और चीट हो सकता है। क्लेन ने सब कुछ ट्रांसलेट किया और डिसाइड किया कि बाद में डेरिक को एक सुइटेबल वेपन अरेंज करेगा। फाइनली द वर्ल्ड ने कामली कहा, ठीक है, मैं एक और रिक्वेस्ट रखना चाहता हूँ। चैप्टर 267 टैरोट गैदरिंग में द वर्ल्ड ने कामली बोला, मुझे लोएन किंगडम के सभी एब्जेक्ट नोबल्स मतलब गिर गए, रूंड या अपने स्टेटस को खो चुके नोबल्स के एड्रेसेस और डिटेल्स चाहिए। जितना ज़्यादा डिटेल होगा उतना बेटर। उसने डेलिबरेटली पाउंड फैमिली का नाम अवॉइड किया क्योंकि शर्लॉक मोरियार्टी वाली इन्वेस्टिगेशन उसी के ऊपर चल रही थी। क्लेन चाहता था कि जस्टिस को इस कनेक्शन से उसकी असली आइडेंटिटी समझ ना आ जाए। ऑड्रे थोड़ा कंफ्यूज हो गई। उसने सोचा, ये मेंबर इतना डेंजरस क्यों लग रहा है, ये इन्फो यूज़ करके क्या करेगा, और डायरेक्टली पूछा, तुम्हें ये सब क्यों चाहिए? द वर्ल्ड ने अपनी भारी खराश वाली आवाज़ में हंसी करते हुए जवाब दिया, ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ कुछ चीज़ें सर्च करनी है, मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं दूंगा। इस बात पर मैं ओथ ले सकता हूँ और मिस्टर फूल को विटनेस बना सकता हूँ। ऑड्रे ने सोचा, मिस्टर वर्ड अपनी बॉडी लैंग्वेज बहुत परफेक्टली कंट्रोल करता है, क्या उसका सीक्वेंस स्पेक्टेटर पाथवे का नेमेसिस होगा? फिर उसने कामली बोला, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, 3 से 4 दिन लगेंगे सब डेटा गैदर करने में। क्या ये चलेगा? क्योंकि नोबल क्लास में रहने की वजह से उसके पास ऑलरेडी फ्रैगमेंटेड इन्फो थी, लेकिन उसे कंप्लीट करने के लिए
उसे बुक्स, रेफरेंसेस और सोर्सेज चेक करने थे। द वर्ड ने एग्री कर लिया और बोला, ठीक है, तुम इसके बदले क्या पेमेंट चाहती हो? मेरे पास अभी जो चीज़ें हैं वो फोर्थ इपॉक का सीक्रेट हिस्ट्री, बियॉन्डर पाथवेज का नॉलेज और कुछ पोशन फार्मूलाज हैं। लेकिन फ्रैंकली एब्जेक्ट नोबल्स की इन्फो इतनी बड़ी वैल्यू की नहीं है कि सीक्वेंस 7 या 8 पोशन के बदले दी जाए। अगर तुम्हें कोई और चीज़ चाहिए तो मैं ट्राई करूँगा। ऑर्डर ने सोचा कि पोशन फार्मूला मांगना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, पर नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। उसने पोलाइटली कहा, मुझे ऐसे बियॉन्डर पाथवेज का नॉलेज चाहिए जो मैं अभी भी नहीं जानती। मिस्टर फूल जज करेंगे कि मुझे नई चीज़ मिली या नहीं। क्लेन ने काम वॉइस में बोला, यस। प्राइवेट एक्सचेंज शुरू हुआ। द वर्ड ने पूछा, क्या तुम्हें डीमोनिस सेक्ट के बारे में कुछ पता है? ऑर्डर ने कॉशियस टोन में अपना 1000 पाउंड्स का खरीदा हुआ इन्फो समराइज करके बताया। द वर्ड ने हॉर्स टोन में हंसी करते हुए बोला, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता। डीमोनिस सेक्ट के कंट्रोल में असैसिन पाथवे है, सीक्वेंस 8 है इंस्टिगेटर और सीक्वेंस 7 का नाम है विच। ऑर्डर एकदम शॉक में आ गई। विच मतलब अगर एक आदमी ये पोशन कंज्यूम करे तो? उसके दिमाग में एक फ़नी इमेज आई कि वो ड्रेसेस और मेकअप पहनेगा। लेकिन द वर्ड ने क्लियरली बोला, नहीं, अगर एक आदमी विच पोशन खाता है तो वो पूरी तरह से लेडी बन जाता है। ऑर्डर ने लाउडली रिएक्ट कर दिया, गॉडेस! पोशन जेंडर चेंज करवा देता है। ये सुनकर उसके दिल में एक्साइटमेंट भी हुई और गिल्ट भी कि उसने फूल के सामने गॉडेस का नाम लिया। द वर्ड ने कामली एक्सप्लेन किया, और अगर एक वूमेन कंज्यूम करे तो उसका चार्म मतलब अट्रैक्शन, ब्यूटी और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। इसी वजह से डीमोनिस सेक्ट के अपर रैंक्स में सब लेडीज़ हैं, लेकिन इनका फ्लॉ है कि इनका एक्टिंग रिक्वायरमेंट ईविल होता है, डिजीज़, कैलमिटी और पेन लाना। ऑर्डर थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुई, लेकिन क्यूरियोसिटी में फिर पूछा, अगर एक एनिमल पोशन ले ले तो उसका चार्म ह्यूमंस के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा या अपनी स्पीशीज़ के लिए? द वर्ड ने बोला, मैं कभी टेस्ट नहीं किया। फिर उसने ऐड किया, सीक्वेंस 6 का नाम है डीमनस ऑफ प्लेजर। एक्टिंग रिक्वायरमेंट है प्लेजर, मेनली सेंसुअल देना और कंट्रोल करना। ऑर्डर का चेहरा ऑकवर्ड और रिग्रेटफुल हो गया। द वर्ड ने फाइनली बोला, ये सब इन्फो तुम्हें डीमोनिस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। क्या ये पेमेंट तुम्हें सेटिस्फाई करता है? ऑर्डर ने हाँ में हेड नोट किया और बोला, मैं तुम्हें एब्जेक्ट नोबल्स की इन्फो जल्दी प्रोवाइड करूँगी। अगर तुम्हें अर्जेंटली चाहिए तो मैं वो मिस्टर फूल के थ्रू दे सकती हूँ। क्लेन ने फॉग में से अग्री कर लिया। ऑर्डर ने इंटेंशनली ही बोला इंस्टेड ऑफ हिम, जिससे द वर्ड थोड़ा कंफ्यूज हो गया और ऑर्डर ने मिस्चीवियस स्माइल के साथ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। प्राइवेट एक्सचेंज खत्म होने के बाद द वर्ड ने एक और क्वेश्चन रखा, क्या सॉरन फैमिली में और हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स बचे हैं? क्लेन ने नोटिस किया कि डेरिक बिल्कुल ब्लैंक था, मतलब सिटी ऑफ सिल्वर के रिकॉर्ड में सॉरन फैमिली का जिक्र ही नहीं है। ये प्रूव करता था कि सॉरन फैमिली कैटाक्लिज्म के बाद ही उठी। जस्टिस और हैंगमैन भी आंसर नहीं दे पाए। तभी क्लेन ने खुद आंसर देना डिसाइड किया और पेमेंट मांगा। द वर्ड ने इमीडिएटली एक सीक्वेंस 7 फार्मूला ऑफर कर दिया। टैरेट गैदरिंग खत्म हुआ, जस्टिस, सन और हैंगमैन डिसअपियर हो गए। क्लेन ने अपने स्मर्फ द वर्ड की तरफ देखा और सोचा, स्मर्फ होने से सब कुछ ईजी हो जाता है, बस प्रॉब्लम यह है कि ऑल ब्लैक आई को ग्रे फॉग के बाहर यूज़ नहीं कर सकता। फिर उसने वर्ड को डिसॉल्व किया और रियल वर्ड में लौट आया। बैकलैंड में धूप चमक रही थी, जो कि ऑटम और विंटर में रेयर होता है। लेकिन क्लेन ने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने हाफ एन आवर नैप ली और फिर डिसाइड किया कि आज रात को वो बैकलैंड के एक सिमेट्री में जाके एजीक के कॉपर विसल के लिमिट्स टेस्ट करेगा। चैप्टर 268। क्लेन ने स्टीम मेट्रो ली और टूसॉग रिवर के सदर्न बैंक पर उतरकर एक कैरेज रेंट किया। उसने एस्टन सिमेट्री का रुख किया, जो कि चर्च ऑफ द गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी के अंडर था। शाम के अंधेरे में सिमेट्री के ट्रीज ऐसे लग रहे थे जैसे मॉन्स्टर के क्लॉज हों, जो अंधेरा फैला रहे थे। ड्राइवर ने जब उससे पूछा कि क्या वो वेट करे, क्लेन ने एक्सक्यूज़ बनाया, मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। ड्राइवर का चेहरा एकदम बदल गया, लेकिन जब क्लेन ने क्लैरिफाई किया कि दोस्त मतलब सिमेट्री का टूम कीपर है, तब ड्राइवर रिलैक्स हुआ और तुरंत निकल गया। सिमेट्री में घुसते हुए क्लेन ने डिसाइड किया कि रात होने का वेट करेगा। क्रिम्सन मून धुंध से निकलकर ग्राउंड पर एक वेल की तरह चमक रहा था। क्लेन ने एवनएट गॉडेस का सिंबल बनाया, ग्लव्स पहने और क्वाइटली अंदर घुस गया। उसने अजीक का कॉपर विसल निकाला और एक टूमस्टोन के पास रुक गया, जहां लिखा था, फ्रेंड, इफ़ यू आर पासिंग बाय हेल्प मी अप, थैंक्स। ये पढ़कर क्लेन सोचा, बहुत ह्यूमरस जेंटलमैन है, तुम्हें ही टेस्ट करते हैं। उसने विसल को ऊपर उछाला और पकड़ा, फिर रिपीट करता रहा, लेकिन 20 मिनट्स बाद भी कुछ नहीं हुआ। क्लेन ने कॉन्क्लूड किया कि विसल कॉप्स को अफेक्ट नहीं करती जो ऑलरेडी प्रीस्ट के रिचुअल से रेस्ट में डाल दिए गए हो। लोअर किंगडम में 3 तरीके के बेरियल्स होते हैं,
कॉफिन्स के साथ जो वेल्दी क्लास का है, क्रीमेशन विद अर्न्स जो मिडिल लोअर मिडिल क्लास का चॉइस होता है, और पूरेस्ट लोग जो सिर्फ बॉडी रैप करके दफनाते हैं। जिस ग्रेव पर क्लेन एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो कॉफिन टाइप था। उसने डिसाइड किया कि अगले टेस्ट के लिए एक फ्रेश ग्रेव चूज़ करे, मतलब जो अभी अभी बरी हुआ हो। लेकिन वहाँ भी हाफ एन आवर वेट करने के बाद कुछ नहीं हुआ। उसने साय करते हुए सोचा, नहीं, विसल का असली फंक्शन कॉप्स को उठाना नहीं बल्कि मैसेंजर्स को बुलाना है। कॉप्स का उठना एक नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट है। फिर क्लेन ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टेस्ट हॉस्पिटल के मोर्ग में होगा, जहाँ फ्रेश कॉप्सेस होते हैं जिन पे रिचुअल अभी नहीं हुआ होता। रात के डेड साइलेंस में वो वॉक करते हुए साउथ बोरो गया और मेट्रो स्टेशन से अपने घर लौटकर ड्रेस चेंज किया। उसने ग्रे ब्लू वर्कर यूनिफॉर्म और कैप पहनी और सेंट एस्टीन्स हॉस्पिटल गया। ये एक चैरिटी हॉस्पिटल था जो पुअर पेशेंट्स के लिए था और चर्च ऑफ स्टीम एंड मशीनरी के अंडर आता था। वहाँ के मोर्ग में अनक्लेम्ड बॉडीज़ होती थीं जो क्रीमेशन या मेडिकल यूज़ का वेट करती थीं। क्लेन एक नाइट हॉक की ट्रेनिंग और क्लाउन की एजिलिटी यूज़ करके क्वाइटली बेसमेंट में घुसा। मोर्ग में टेम्परेचर एकदम ठंडा था। कॉप्सेस आयरन कैबिनेट्स में रखे थे और कुछ लॉन्ग टेबल्स पर पड़े थे। क्लेन ने पहले स्पिरिचुअलिटी से विसल को कवर करके टेस्ट किया और कुछ नहीं हुआ। फिर उसने स्पिरिचुअलिटी विदड्रॉ किया और विसल को एक्टिवेट होने दिया। सडनली एक कॉप्स उठकर बैठ गया और कैबिनेट से लाउड बैंगिंग होने लगी, जैसे सब कॉप्सेस एक साथ रिएक्ट कर रहे हो। क्लेन ने इमीडिएटली एक रिक्विन चार्म एक्टिवेट किया। आईसी ब्लू फ्लेम्स निकले और कॉप्सेस दोबारा ले डाउन कर गए। उसने कंफर्म करने के लिए 2 और चार्म्स यूज़ किए। क्लेन ने कॉन्क्लूड किया, हाँ, विसल सिर्फ उन कॉप्सेस को अफेक्ट करती थी जो रिचुअल के रेस्ट में नहीं डाले गए। फ्रेश कॉप्सेस और जॉम्बीज़ पर इसका इफेक्ट होता है। लेकिन अगर मैं स्पिरिचुअलिटी का शील्ड यूज़ करूं तो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स अवॉइड हो जाते हैं। उसने एग्जिट करने की ट्राई की, लेकिन उसने फुटस्टेप्स और लैंटर्न लाइट देखा। एल्डरली जैनिटर आ रहा था जो नॉइज़ से अट्रैक्ट हुआ था। क्लेन तुरंत एक क्रैक में जंप करके सीलिंग और डोर के बीच चिपक गया और जैनिटर ने जब कैबिनेट्स चेक किए तब क्वाइटली उसके पीछे से निकल गया। जैनिटर ने कुछ ना पाकर अपने आप को कन्विंस किया कि कोई ज़ॉम्बीज़ या रेट्स नहीं होते और जल्दी से रूम लॉक करके चला गया। क्लेन कामली डार्क स्ट्रीट पर वॉक करता रहा और सोचा, मुझे अब एक ऐसा वेपन चाहिए जिसमें स्पेशल इफेक्ट हो ताकि मैं अपना मैजिशियन पाथवे का इंग्रेडिएंट ले सकूं। पैसा भी कम है, लेकिन मेरे पास काफ़ी एसेट्स हैं जो एक्सचेंज किए जा सकते हैं, जैसे टेलीपैथिक पोशन फार्मूला, बार्ड और लाइट सप्लिएंट फार्मूलाज, और मेरी क्लाउन पोशन भी एक्सपेक्टेड से फास्ट डाइजेस्ट हो रही है। जल्दी मैं एडवांस कर पाऊंगा। चैप्टर 269। एम्प्रेस बोरो के एक हॉर्स ट्रैक पर ऑड्रे हॉल अपनी चेस्टनट मेयर को कॉर्नर में ले गई विस्काउंट ग्लेंड के साथ कैजुअल बात करते हुए। उसने वाइट पैंट्स और ब्लैक बूट्स पहने थे, ऊपर से एक सिंपल ब्लाउज और जैकेट। हेलमेट भी सेम कलर का था जो उसे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एलिगेंट बना रहा था। सूजी, उसकी लॉयल गोल्डन रिट्रीवर, उसके पैर के पास ओबीडियंटली बैठी थी और उसके पीठ पर एक छोटी लेदर स्टैचर लटक रही थी। नियर बाय जाओ सर्वेंट का डिस्गाइज करके खड़ी थी। थोड़ा ऑड्रे की टॉल और ग्रेसफुल शक्ल देखकर जेलस भी फील कर रही थी। फोर्स ने मेड का रूप लिया हुआ था। ग्लेन कैजुअली हॉर्स राइडिंग और हंटिंग की बात कर रहा था। जब ऑड्रे ने जाओ को सटल सिग्नल दिया, सूजी ने ऑटोमेटिकली सैशल को सामने में लाकर रखा और जाओ ने उसमें से पेपर्स निकाले। उस पर एक आदमी का स्केच था, नीट हेयर स्टाइल, राउंड ग्लासेस और मॉकिंग आइज। जाओ ने तुरंत रिकॉग्नाइज किया, लैनेविस, वांटेड स्विंडलर। उसका बाउंटी 100 पाउंड्स का था और वो 10,000 पाउंड्स लेकर भाग चुका था। ऑर्डे ने कामली उन्हें मिशन समझाया, लैनेविस को ढूंढना। जाओ और फोर्स एकदम रेडी हो गए जब ऑर्डे ने कैजुअली पेमेंट 100 पाउंड्स फिक्स की। दोनों ने सोचा कि बाउंटी के अलावा ये दूसरा रिवॉर्ड होगा, मतलब एक मिशन में डबल फ़ायदा। जब जाओ ने कैजुअली पूछा कि ऑर्डे लैनेविस को क्यों ढूंढ रही है, ऑर्डे ने पोलाइटली इग्नोर कर दिया और बस इतना बोला कि वो करंटली बैकलैंड में है। इसके अलावा उसने और भी स्केचेस दिए, ग्लासेस के बिना, बियर्ड के साथ हेयर स्टाइल बदल कर, ताकि लैनेविस डिस्गाइज में भी पकड़ा जा सके। फिर ऑर्डर ने उनसे एक और चीज़ पूछी, साइकोलॉजी एल्केमिस्ट के बारे में कोई लीड। फोर्स ने आंसर दिया कि रिसेंटली उसने एक नया बियॉन्डर गैदरिंग ज्वाइन किया है जहां र्यूमर है कि स्पेक्टेटर और टेलीपैथिस्ट के पोशन फार्मूलाज अपीयर हुए थे। शायद कोई मेंबर उन्हीं के एल्केमिस्ट का हो। फोर्स ने सजेस्ट किया कि वो नेक्स्ट टाइम ऑर्डरे को गैदरिंग में ले जा सकती है।
ऑड्री विजिबली खुश हुई और उसने जाओ और फोर्स के ऑनेस्टी को ऑब्जर्व करके कंफर्म किया कि वो सच कह रही हैं। साइड में खड़ा ग्लैंट अपने अपोथेकेरी पाथवे के फॉर्मूला का जिक्र कर रहा था, लेकिन फोर्स ने रिग्रेटफुली बताया कि उसका सोर्स मोस्टली फेना पॉटर साइड में है। ग्लैंड ने चिल करते हुए बोला कि अभी वो जवान है, वेट कर लेगा। कॉन्वर्सेशन के बाद ऑड्रे ग्रेसफुली माउंट करके राइड आउट कर गई। सूजी खुशी से उसकी साथ भागी। दूसरी तरफ क्लेन एक अलग रूटीन में बिजी था। एक्सपेरिमेंट की वजह से लेट उठा और ब्रेकफास्ट के बाद एक बोर्ड पे नोट लिखकर अपने क्लाइंट कार्टर को अवॉइड करने का प्लान बनाया। उसने अपने दिन की प्लानिंग की। कोयला क्लब में शूटिंग प्रैक्टिस, न्यूज़पेपर्स पढ़ना, फ्री लंच लेना, आफ्टरनून में स्कॉश खेलना और शाम को ब्रेव हार्ट्स बार जाना ताकि बियॉन्डर गैदरिंग्स के बारे में नई इन्फो मिले। उसने मैरिक को कांटेक्ट ना करने का डिसाइड किया क्योंकि मिस बॉडीगार्ड वहाँ हो सकती थी और पोशन फार्मूलाज ओपनली बेचना सस्पिशियस लगता। हाफ एन आवर लेटर क्लेन कोयला क्लब में एंटर हुआ, जहाँ उसकी मुलाकात हुई तालिम ड्यूमॉन्ट से, वही इक्वेस्ट्रियन टीचर जिसने पहले उसे रिकमेंड किया था। तालिम ने एक छोटी गॉसिप शेयर की, मैरी और डोरागू डाइवोर्स ले रहे हैं। क्लेन ने क्लाउन की एक्टिंग एबिलिटी यूज़ करके शौक दिखाया और तालिम ने तुरंत टॉपिक शिफ्ट कर दिया। एक फ्रेंड को हेल्प चाहिए, मुझे तुम्हारे शूटिंग और फाइटिंग स्किल्स देखने हैं। क्लेन ने कामली जवाब दिया कि वो शूटिंग रेंज पर प्रैक्टिस करेगा और तालिम खुद देख सकता है, जबकि फाइटिंग के लिए एक अपोनेंट चाहिए होगा। तालिम ने तुरंत ऑफर किया, मैं खुद ट्राई करूँगा। चैप्टर 270। क्लेन ने कोयला क्लब के शूटिंग रेंज पर रिवॉल्वर उठाया और बिना रुके ट्रिगर दबाया। हर गोली टारगेट पर लगी, कुछ बुल्सआई और सबसे ख़राब शॉट भी 8 रिंग के अंदर। क्लाउन बनने के बाद जो बॉडी कंट्रोल मिला है उसके साथ प्रैक्टिस करूँ तो शार्प शूटर लेवल पर पहुँच सकता हूँ, उसने सोचा। रिवॉल्वर खाली करके उसने तालिम ड्यूमॉन्ट की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। तालिम इम्प्रेस था, लेकिन उसने अपना कोट और स्वेटर उतार दिया और बॉक्सिंग स्टैंस लिया। अब फाइटिंग स्किल्स दिखाओ, मैं चाइल्डहुड से ट्रेनी नाइट की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। क्लेन अंदर ही अंदर बोला, अगर एक सिंपल ट्रेंड आदमी को भी नहीं हरा पाया तो मर ही जाऊँ। उसने कामली अपना कोट पहने पहने ही फाइटिंग स्टार्ट की। तालिम ने अटैक किया, लेकिन क्लेन ने इजीली ग्रैब करके मोमेंटम से उसे पीछे गिरा दिया। तालिम तुरंत उठकर थम्स अप दिया, इंप्रेसिव, डिटेक्टिव होने के साथ तुम्हारे स्किल्स भी कमाल के हैं। क्लेन ने स्माइल किया और डायरेक्टली पूछा, अब बताओ तुम्हारे दोस्त की रिक्वेस्ट क्या है। तालिम ने बताया कि उसका दोस्त खुद आने वाला है, नाम है माइक जोसेफ। वो डेली ऑब्जर्वर में रिपोर्टर है, शायद शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन चाहिए होगा। क्लेन ने और कुछ नहीं पूछा और राइफल्स के अलग अलग टाइप्स प्रैक्टिस किए। उसका प्लान था कि अगर कभी सिचुएशन आए तो वो किसी भी फायर आर्म को कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सके। लंच टाइम पर क्लेन बुफे में गया। उसने रोस्ट चिकन, स्टेक, क्रीम चीज़ लॉबस्टर, सी फूड राइस, सैलड, सूप और ब्लैक टी उठाया। बाहर ऑर्डर करूं तो 3 सोली से कम नहीं आता, यहाँ फ्री है। गॉडेस का शुक्रिया, उसने खुशी से सोचा और कामली इंजॉय किया। उस वक्त तालिम माइक को लेकर आया, एक आदमी हैवी कोट और हाफ टॉप हैट में। उसकी एज लेट 20s थी, चेहरे पर थोड़ा रफनेस था, लेकिन ब्लू आइज और मुस्टैच लाइंस उसे एक मैच्योर चार्म देते थे। क्लेन ने उसे सीट ऑफर की और कैजुअली बोला, आज का लॉबस्टर ट्राई करो, अच्छा है। माइक ने प्लेट्स में खाना भरा और क्विकली खाकर कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। माइक ने सीधा पूछा, डिटेक्टिव मोरियार्टी रीसेंट सीरियल मर्डर्स के बारे में सुना है? क्लेन का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। विक्टिम्स के ऑर्गन्स रिमूव किए गए थे, टिपिकल डेविल वर्शिप स्टाइल। न्यूज़पेपर का हेडलाइन था, 11th केस, स्वेलॉस यार्ड हेल्पलेस, मतलब अब तक 11 वुमेन मर्डर्ड हो चुकी थी। क्लेन ने इंटरनली एनालाइज किया, ये डेफिनेटली डेविल पाथवे का काम है। सिर्फ कोई स्ट्रॉन्ग बियॉन्डर ही इतने टाइम तक बच सकता है। शायद वो विक्टिम्स की सोल्स भी डिस्ट्रॉय कर रहा हो ताकि डिविनेशन फेल हो जाए। उनने काम रहकर माइक से पूछा, तुम प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन चाहते हो? फिर तुरंत मना कर दिया, पुलिस की परमिशन के बिना मैं नहीं कर सकता। अंदर ही अंदर सोचा कि ऑफिशियल बियॉन्डर से पंगा लेना रिस्की है। माइक ने क्लैरिफाई किया, नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं, बस रिपोर्ट बनाना है। उसने बताया कि उसका आर्टिकल रिवील करेगा विक्टिम्स के कॉमन ट्रेड्स। उसने कहा, सभी वुमेन कलरफुल ड्रेसेस पहनती थी और उनका एक हिडन पास्ट था। सभी एक टाइम पर स्ट्रीट गर्ल्स थी। एक टीचर भी थी जो पहले प्रोस्टिट्यूट थी। मैंने सर्वे किया था, बैकलैंड में 15 to 55 एज ग्रुप की 1/6 वुमेन या तो स्ट्रीट गर्ल्स हैं या रही हैं। क्लेन शॉक्ड हो गया, इतना हाई नंबर, ये दुनिया फिक्शन से भी ज़्यादा डार्क है। उसने लॉजिकल सवाल पूछा, लेकिन मर्डरर को ये कैसे पता? ये तो तुम्हें भी डीप रिसर्च करके पता चला। माइक ने कहा, यही क्लू है। क्लेन ने अपने माइंड में कंक्लूड किया कि डेविल पाथवे बियॉन्डर्स डिजेनरेशन की इंट्यूशन से पहचानते हैं, मतलब वो वुमेन जिन्होंने लो पॉइंट देखा हो लेकिन कंप्लीट फॉल नहीं किया।
माइक ने और ऐड किया, 11 केसेस में से एक विक्टिम अभी भी प्रोस्टिट्यूट थी, 16 ईयर ओल्ड साइबर। उसका वर्क प्लेस गोल्डन रोज़ है। मुझे वहाँ इन्वेस्टिगेशन करनी है, लेकिन वहाँ के लोग मुझसे नाराज़ हो सकते हैं। बस मुझे गार्ड करना, अगर फ़ाइट हो गई तो मुझे सेफ निकलने में हेल्प करना। अगर कुछ नहीं हुआ तो 1 पाउंड पेमेंट, फ़ाइट हुई तो 5 पाउंड्स। क्लेन ने पोलाइट स्माइल दी और बोला, मैं बाथरूम जाकर हाथ धो के जवाब दूंगा। अंदर जाके उसने अपनी कॉइन डिविनेशन की और रिजल्ट पॉजिटिव आया। चैप्टर 271। बैकलैंड के शेरवुड बोरो में माइक जोसेफ ने क्लेन को एक 3 स्टोरी ग्रेश ब्लू बिल्डिंग दिखाई। एंट्रेंस पर एक गोल्डन रोज का नक्श था, बिना किसी साइन बोर्ड के। यह है गोल्डन रोज, बैकलैंड ब्रिज और शेरवुड का बेस्ट लीगल ब्रॉथल। 3 बजे से खुलता है और रात के 2 तक चलता है, माइक ने कैजुअली कहा। क्लेन ने सोचा, लीगल ब्रॉथल मतलब इससे ऊपर इलीगल भी हैं। ये सिटी की डार्क रियलिटी को और ज़्यादा क्लियर करता है। अंदर आती फ्रेगनेंस और हल्की सी सेडक्टिव म्यूजिक हवा में घुली थी। हॉल एक बॉलरूम जैसा था, सोफास, पियानो और सेंटर में डांस फ्लोर। लेडीज़ अलग अलग जगह बैठी थीं, कुछ मैच्योर, कुछ शाय, कुछ खूबसूरत, सब अपने तरीके से इंगेज थीं। गॉसिप, न्यूज़पेपर या डांस। अभी दिन के 3:30 थे, इसीलिए क्राउड ज़्यादा नहीं था। माइक ने क्लेन को थोड़ा टीज करते हुए बोला, शाम के बाद और भी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेज होती हैं, अगर कोई पसंद आया तो डांस के लिए इनवाइट करो, फिर प्राइस डिसाइड करके ऊपर रूम्स में जा सकते हो। क्लेन ने कोल्डली जवाब दिया, मैं बस तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। फिर माइक एक यंग 15-16 साल की लड़की के पास गया। विक्टिम साइबर भी इसी एज की थी, शायद इसके फ्रेंड से ज़्यादा इन्फो मिले। उसने क्लेन को समझाया। क्लेन साइड में खड़ा रहा, अलर्ट रहता हुआ। कुछ मिनट बाद माइक लौट आया, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड। प्राइस ज़्यादा था। लड़की ने साइबर को पहचाना, पर ओनर लोपेज ने स्ट्रिक्ट रूल बनाया है कि कोई बात ना करे। लड़की तो सिर्फ पनिशमेंट का सोच के ही डर गई। क्लेन ने सिंपैथी से साय लिया और पूछा, प्लान क्या है? माइक बोला, सीधा लोपेज से ही बात करेंगे, तुम बस प्रोटेक्ट करना। कॉर्नर में एक ग्लैमरस वुमेन बैठी थी, मैम लोपेज। माइक ने डायरेक्टली अप्रोच किया और अपनी रिपोर्टर आईडी दिखाई। लोपेज तुरंत डिफेंसिव हो गई। सब पुलिस को बता दिया है। साइबर एक ऑर्फन थी, उस रात एक गेस्ट के साथ गई थी और सुबह वापस आते हुए मर गई। अब प्लीज़ लीव। साथ ही उसने बाउंसर्स बुलाए। क्लेन ने स्प्लिट विजन ऑन किया और क्लियरली देखा कि लोपेज के इमोशंस घबराहट और एजिटेशन में है। उसने कामली माइक को विस्पर किया, शी इज़ लाइंग। माइक ने इम्प्रेस्ड होकर बोला, एज एक्सपेक्टेड ऑफ अ डिटेक्टिव। फिर उन्होंने देखा लोपेज एक साइड डोर से क्वाइटली बाहर गई। माइक ने तुरंत बोला, लेट्स फॉलो, शायद अब कुछ स्लिप हो जाए। लेकिन वहाँ 2 बाउंसर्स गार्ड कर रहे थे। माइक ने क्लेन को टेम्प्ट किया, 5 पाउंड्स एक्स्ट्रा, अगर फाइट हुई और भागना पड़ा तो 10 पाउंड्स। क्लेन ने डील पकड़ ली। उसने एक बाउंसर को एब्डोमेन पंच प्लस नेक चॉप से फेंट कर दिया, दूसरे को क्विकली स्टमक स्ट्राइक प्लस पाम चॉप करके साइलेंटली गिराया। दोनों क्वाइटली फ्लोर पर गिर गए बिना आवाज़ के। क्लेन ने डोर खोला और माइक के साथ अंदर घुस गया। कॉरिडोर में लोपेज की आवाज़ सुनाई दी, कैपिम को बोलो कुछ दिन तक लोग ना भेजे। ये नाम क्लेन और माइक दोनों के लिए नया था। फुटस्टेप उनकी तरफ आ रही थी। क्लेन ने तुरंत माइक को खींचकर भाग लिया। साइड डोर लॉक तोड़कर क्लोज किया ताकि डिले हो। हॉल से सीधा बाहर निकलते हुए उन्होंने फेंट शॉटिंग पीछे से सुनी, लेकिन कोई उन्हें रोक नहीं सकता। बाहर स्ट्रीट पर माइक ने डीप ब्रेथ ली और बोला, आज तक इतना स्मूथ कभी नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से रिलैक्स्ड लगा। उसने 5 पाउंड नोट निकाल कर दिया, पर तुम्हारी फीस सच में ज़्यादा है, आधे हफ्ते की सैलरी। क्लेन ने ग्रिन करते हुए बोला, पर रिम्बर्समेंट क्लेम कर सकते हो राइट? माइक ने श्रग किया, फेक आईडी है। क्लेन बस चुप रहा। जब माइक कैरेज लेके चला गया, क्लेन पब्लिक कैरेज का वेट कर रहा था। तब एक और कैरेज रुका। एक मिडिल एज आदमी निकला, ब्लू आइज, थिन फेस, ग्रे टेम्पल्स। ये वही जेंटलमैन था जो अंदर गोल्डन रोज में दिखा था। उसने कामली कहा, मैं डिटेक्टिव इज़नगार्ड स्टैंटन हूँ, पुलिस की मदद कर रहा हूँ इस केस में, क्या हम बात कर सकते हैं? चैप्टर 272। कैरेज के सामने खड़े स्टैंटन को देखते ही क्लेन के दिमाग में 1000 सवाल आए। डिटेक्टिव, अगर ये पुलिस की मदद कर रहा है तो ऑब्वियसली कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, पर डेविल वर्शिप रिलेटेड केस तो ऑफिशियली नाइट हॉक्स या मैंडेटेड पनिशर्स हैंडल करते हैं, फिर एक प्राइवेट डिटेक्टिव को क्यों बुला लिया? शायद सेवलॉस यार्ड इतना प्रेशर में है कि अब किसी भी मदद को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऊपर से काम स्माइल दिखाते हुए क्लेन ने कहा, ऑल राइट, और कैरेज में चढ़ गया। अंदर एक ब्राउन हेयर्ड असिस्टेंट बैठा था। स्टैंटन ने फॉर्मल टोन में इंट्रोड्यूस किया, मेरा असिस्टेंट, प्लीज़ बैठिए। उसने पर्पजली डोर बंद नहीं किया और कोचमैन को भी ड्राइव करने को नहीं बोला, मतलब दिखाने के लिए कि उसका इरादा क्लीन है। क्लेन ने थोड़ा अनईजी एक्ट किया और पूछा, मिस्टर स्टैंटन, बात क्या करनी थी? स्टैंटन ने अपना डार्क पाइप निकालते हुए सीधा बोला, मैम लोपेज के पीछे तुमने क्या सुना? कुछ नई बात मिली?
क्लेन ने थोड़ा हेजिटेशन दिखाया। डिटेक्टिव्स की अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। मैं सिविल लॉस यार्ड की तरफ से पूछ रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू नहीं। स्टैंटन ने कामली जवाब दिया, फिर बोला 1 पाउंड नहीं 2 पाउंड्स। क्लेन ने तुरंत एक्सेप्ट किया। नोट्स पॉकेट में डालकर कैजुअली बोला, बस एक लाइन सुनी। लोपेज अपने आदमियों को कह रही थी कि कैपिम को बोलो कुछ दिन तक लोग ना भेजे। कैपिम? स्टैंटन ने सिर हिलाया जैसे कुछ कन्फर्म हुआ हो। उसने एक्सप्लेन किया, कैपिम शेरवुड बोरो का एक बड़ा मैग्नेट है, बहुत कंट्रोवर्शियल। मिसिंग गर्ल्स के केसेस में हमेशा इसका नाम आता है। लीगल और इलीगल दोनों ब्रॉथल्स तक उसके कनेक्शंस हैं, पर कभी सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। ऊपर से उसके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स भी स्ट्रॉन्ग है। क्लेन ने अंदर ही अंदर सोचा, अगर ये सच है तो ऐसा इंसान 1000 दफ़ा मरने लायक है। उसने पोलाइटली उठकर कहा, मिस्टर स्टैंटन मैं चलूँ? ये बैकलैंड है। स्टैंटन ने थैंक यू कहा और एक और कम्प्लीमेंट दिया, तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स इंप्रेसिव है, फ्यूचर में शायद साथ काम करें। वैसे तुम्हारा नाम? शेरलॉक मोरियार्टी। क्लेन ने छोटा जवाब दिया और उतर गया। कैरियज चलते ही स्टैंटन ने अपने ब्रास ऑर्नामेंट, एक छोटी किताब जिसमें बीच में एक वर्टिकल आई बना था, निकालकर स्ट्रोक करना शुरू किया। उसने सॉफ्टली कमेंट किया, असिस्टेंट को भी सिखाते हुए। मोरियार्टी का अपीयरेंस अजीब था। गोल्ड ट्रिम ग्लासेस, एक रिफाइंड स्कॉलर जैसा लगता है, पर मुस्टैच बियर्ड उसको क्रूड बना देते हैं। ये मिसमैच नॉर्मल नहीं होता, शायद डिस्गाइज है या अनयूजुअल एस्थेटिक। दूसरी तरफ ट्रैक्ड पब्लिक कैरिज में क्लेन अपनी स्पिरिट विजन के थ्रू जो देखा उस पर सोच रहा था। स्टैंटन के इमोशंस बहुत अननेचुरल थे, बस ब्लू रैशनैलिटी और पर्पल स्पिरिचुअलिटी डोमिनेंस। एक नॉर्मल इंसान लंबे वक्त तक ऐसे स्टेबल नहीं रह सकता। मतलब या तो वो एक जीनियस ऑब्जर्वर है या फिर एक बियॉन्डर। थॉट्स सप्रेस करके क्लेन ईस्ट बोरो वाले अपने रेंटेड फ्लैट गया और ग्रे फॉग के अंदर डिविनेशन करके कंफर्म किया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। फिर रिलैक्स होकर मिंट स्ट्रीट वापस गया। मेल बॉक्स में न्यूज़पेपर्स थे। उनमें से बैकलैंड मॉर्निंग पोस्ट के पेज 5 पे एक अर्न्स फर्म का ऐड था। क्लेन ने सीक्रेट कोड डिकोड किया। कल रात 8 बजे वही बियॉन्डर गैदरिंग होगी। डोर नॉक का पैटर्न भी ऐड में हिडन है। सोफा पर बैठ के उसने डिसाइड किया, कल गैदरिंग में फॉर्मूलाज बेचकर मुझे कुछ यूजफुल इंग्रेडिएंट्स या आर्टिफैक्ट्स खरीदने की ट्राई करनी है। चैप्टर 273। रात के 8 बजने में 5 मिनट बाकी थे। ब्रेवहार्ट्स बार के पीछे वाली अंधेरी गली में क्लेन अपने स्टेप्स केयरफुली काउंट करते हुए आया। उसने वो ही पुराना हाउस ढूंढा जिसमें हमेशा फेंट कैंडल लाइट जलती रहती थी, वही जगह जहां बियॉन्डर गैदरिंग होती थी। आज उसने अपना पूरा डिस्गाइज बदल लिया था। एक ग्रेश ब्लू वर्कर्स यूनिफॉर्म, कैप और एक मोटा बियर्ड जो कि आर्टिफिशियल था। आई ऑफ विजडम या अपोथेकेरी ने अगर मुझे पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी अभी एक बिगनर बनने वाला इंसान अगर एक हफ्ते में फॉर्मूलाज बेचने लगे तो वो ऑब्वियसली सस्पिशियस होगा। उसने अपनी पॉकेट चेक की। एजिक का कॉपर विसल, टैरोट कार्ड्स और फ्रेशली प्रिपेयर्ड चार्म्स। यूनिफॉर्म भी टेलर से मॉडिफाई करवाया था। छोटी छोटी सीक्रेट पॉकेट्स में पाउडर्स और हर्बल एक्सट्रैक्ट्स भर रखे थे। हाफ मास्क पहनने के बाद उसने अपनी क्लाउन एबिलिटी यूज़ की, मतलब अपना एक्सप्रेशन, गेट और टाइनीएस्ट बॉडी मूवमेंट चेंज किए। अब वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। काश फेसलेस होता तो और इजी होता, पर अभी के लिए बस यही काफ़ी है। डोर के पीप होल से एक आंख ने उसे हेड टू टो स्कैन किया। फिर अटेंडेंट ने एक हुडेड ब्लैक रोब दिया। क्लेन ने उसे पहन लिया और डेलिबरेटली ऑकवर्ड स्टेप्स लिए ताकि प्रीवियस अपीयरेंसेस से बिल्कुल अलग लगे। अंदर डार्क रूम में एक ही कैंडल जल रही थी। मेंबर्स चुपचाप बैठे थे। इस बार क्लेन ने कॉर्नर नहीं लिया बल्कि एक हाई स्टूल सेंटर में चूज़ किया। पूरा अपोजिट बिहेवियर करना है ताकि कोई लिंक ना बनाए। आखिर आई ऑफ विजडम ने एंशिएंट वॉइस में बोला, इट्स टाइम बिगिन। तुरंत क्लेन ने अपनी हॉर्स वॉइस निकाली। मेरे पास फॉर्मूलाज हैं बेचने के लिए। सीक्वेंस 9 बार्ड 220 पाउंड्स, सीक्वेंस 8 लाइट सप्लिएंट 450 पाउंड्स। ये चॉइस क्लेन ने केयरफुली सोची थी। स्पेक्टेटर और टेलीपैथिस फॉर्मूला साइकोलॉजी एल्केमिस्ट को अट्रैक्ट कर देते जो बैकलैंड में एक्टिव हैं। रिस्की सीयर पाथवे तो खुद का था, ऑब्वियसली नहीं बेच सकता। इटर्नल ब्लेजिंग सन का पाथवे सेफ था क्योंकि स्टॉर्म्स चर्च ने उनकी जगह ऑक्यूपाई कर रखी थी, मतलब बैकलैंड में रेयर है। रूम में साइलेंस था। फिर एक चबी लाफ गूंजी, एपोथेकेरी। इंटरेस्टिंग, मैं अपने एक अप्रेंटिस को ये फॉर्मूलाज दे सकता हूँ, उससे मेरे हर्ब्स और भी ब्राइट हो जाएंगे, हा हा। फिर कॉर्नर से एक शार्प वॉइस आई, शायद मैं अपने बच्चे को दे दूँ। सीक्वेंस मेरे करंट से स्ट्रॉन्ग है। उसने प्राइस बोला, सीक्वेंस 9 200 पाउंड, सीक्वेंस 8 400 पाउंड्स। अगर अग्री हो तो डील। क्लेन ने देखा कोई और बिड नहीं कर रहा। ये उसके बॉटम लाइन के क्लोज था, लेकिन उसने एक एक्स्ट्रा शार्ट ऐड की। बस एक कंडीशन, ये फॉर्मूलाज इस गैदरिंग में आगे रीसेल नहीं होंगे, बाकी जगह आपकी मर्जी। बायर ने एक्सेप्ट किया। मिस्टर आई ऑफ विजडम विटनेस होंगे।
तब आईज ऑफ विजडम के अटेंडेंट ने फॉर्मूलाज लिए और आई ऑफ विजडम के सामने रखे। ओल्ड मैन ने अपनी पॉकेट से एक स्ट्रेंज डायमंड स्टडेड रिंग निकाल ली। रिंग के बीच एक डार्क ग्रीन जेम था जो आँख जैसा लग रहा था। क्लेन को देखते ही सर में दर्द हुआ। आई ऑफ विजडम ने रिंग पहनी, आंखें बंद की और कंसंट्रेट किया। जेम गोल्डन ग्लो में चमक उठा और जब उसने फॉर्मूलाज को टच किया तो वो ग्लो प्योर प्रोजेक्शन में बदल गया। ऑथेंटिक एंड इफेक्टिव, उसने डिक्लेयर किया और तुरंत रिंग उतार ली। जैसे ज़्यादा देर तक पहनी तो खतरा हो। क्लेन ने सोचा, ये तो एक सील्ड आर्टिफैक्ट है, बिल्कुल नोटरी की तरह वर्क करता है, कमाल का है और डेंजरस भी। डील क्लोज हुआ। बायर ने एक मोटी वॉर्ड कैश दिया, 10 पाउंड नोट्स की थिक बंडल। क्लेन ने 3 बार काउंट किया और ओपन पाम में रखा ताकि तुरंत यूज़ कर सके। तभी अपोथेकेरी ने कैजुअली अनाउंस किया, मेरे पास कुछ सिडेटिव्स हैं, पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। फिर वो मटर करने लगा, लगता है वो आदमी मर गया कहीं। क्लेन अंदर ही अंदर मुस्कुराया, शुक्रिया तुम्हारी ब्लेसिंग्स के लिए, कम से कम पहचाना नहीं तुमने। फिर एक हुडेड लेडी ने अनाउंस किया, मेरे पास 2 बियॉन्डर वेपन्स हैं। 2 बॉक्सेस उसके फीट के पास रखे थे। क्लेन का सीर इंट्यूशन तुरंत बोला, ये वही लेडी है जिसने लास्ट टाइम इंस्क्रिप्ट स्टील स्वॉर्ड बेचा था और वेपन्स उसके पास हैं। मतलब कोई हिडन आर्मामेंट ग्रुप या एक आर्टिसन सीक्वेंस 6 मशीनरी स्पेशलिस्ट पाथवे उसके पीछे है। क्लेन तुरंत अटेंटिव हो गया। उसने प्रॉमिस किया था द सन को एक बियॉन्डर वेपन वर्थ 500 to 700 पाउंड्स। अगर ये राइट आइटम हुआ तो परफेक्ट मैच हो सकता है। चैप्टर 274। हुडेड लेडी ने अपने दोनों बॉक्सेस को लाइटली टच करके कामली बोला, 2 वेपन्स हैं, दोनों पोर्टेबल, इजी टू कैरी। पहला वेप ऑफ स्लोनेस, ये एक मिस्टिकल आइटम का रेप्लिका है। इसका इफेक्ट है एक इनविजिबल रेस्ट्रेंट क्रिएट करना जो धीरे धीरे अपोनेंट को स्लो करेगा। बैटल जितनी लंबी होगी इफेक्ट उतना ही ज़्यादा। वैलिडिटी 2 ईयर्स। प्राइस 450 पाउंड्स या फिर बारबेरियन का पोशन फार्मूला। क्लेन तुरंत सोचने लगा, विप यूजफुल लगता है पर लिटिल सन को विप देते ही अजीब लगेगा। और सबसे बड़ा पॉइंट, ये स्पिरिट्स पे काम नहीं करता, मतलब रेट्स पर 0 इफेक्ट। लेडी ने दूसरा ऑप्शन रिवील किया। दूसरा वेपन एक्स ऑफ हरिकेन, यूज़र की एजिलिटी और रनिंग स्पीड बूस्ट करेगा। 15% चांस है कि एनिमी को नम कर दे और 5% चांस है कि लाइटनिंग बोल्ट प्रोड्यूस करे। अगर थंडर स्टॉर्म इन्वायरमेंट में यूज़ करो तो लाइटनिंग का चांस 50% तक बढ़ जाता है। इफेक्ट 1 साल चलेगा। प्राइस 520 पाउंड्स या बारबेरियन का फार्मूला। क्लेन के दिमाग में इंस्टेंटली सिटी ऑफ सिल्वर का एनवायरनमेंट फ्लैश हुआ। वहाँ तो दिन भर लाइटनिंग गिरती है। अगर एक्स ऑफ हरिकेन लिटिल सन के हाथ में गया तो प्रैक्टिकली हर दूसरे स्ट्राइक पे बोल्ट गिरेगा। बैटल में ये एक छोटा मिस्टिकल आइटम जैसा बन जाएगा। परफेक्ट। विप की लिमिटेशन और एक्स की वर्सिटैलिटी कंपेयर करके क्लेन ने डिसीजन ले लिया, एक्स खरीदनी ही है। तभी एक और मेंबर ने बिट किया, एक्स ऑफ हरिकेन 520 पाउंड्स। क्लेन ने तुरंत प्रेशर क्रिएट करने के लिए कामली बोला 530 पाउंड्स। अपोनेंट 550। क्लेन ने स्ट्रैटेजी फिक्स कर रखी थी, 600 पाउंड से ऊपर गया तो छोड़ देगा। उसने डेलिबरेटली 560 पाउंड बोला, जैसे हर बार +10 करेगा। दूसरे ने शोल्डर्स उचका कर सरेंडर कर दिया। ऑल राइट, इट्स योर्स। फ्यू। क्लेन अंदर ही अंदर रिलैक्सड हुआ। एक्स उसके हाथ आई। बॉक्स खोला तो अंदर एक आयरन ब्लैक स्टर्डी एक्स था। रून्स और सिंबल्स एम्प्टे जो लाइटनिंग और हरिकेन के मोटिव्स बना रहे थे। टच करते ही छोटी सी प्रिकली पेन हुई। क्लियर था कि हैवी स्पिरिचुअल मटेरियल्स यूज़ हुए हैं। परफेक्ट फॉर लिटिल सन, मिस ट्रेंट रूट के एक्सचेंज में दे दूंगा। बाकी गैदरिंग में वेप ऑफ स्लोनेस 480 पाउंड्स में गया। एक हाई लेवल इंग्रेडिएंट हार्ट ऑफ फेदरमैन अनसोल्ड रहा। प्राइस 1600 पाउंड्स, सीक्वेंस 6 लेवल। और एक बंदा ने कॉप्स कलेक्टर का सीक्वेंस 9 फार्मूला 230 पाउंड्स में बेचा। क्लेन इंस्टेंटली रिकॉल करता, एवनाइट कॉम्बैट चर्च न्यूमिनस एपिस्कोपेट के पास यही होता है। ओल्ड नील ने बोला था डेसिकेटेड ब्लैक स्पॉटेड फ्रॉग चाहिए इसके लिए। एंड में क्लेन ने अपनी टर्न पर पूछा, किसी के पास डार्क पैटर्न ब्लैक पैंथर का कंप्लीट स्पाइनल फ्लूइड है? पूरा रूम साइलेंट रहा। गैदरिंग खत्म होने पर आई ऑफ विजडम ने क्लेन को 5th एग्जिट दिया, सीक्रेट पैसेज से। गुड, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। मास्किंग सक्सेसफुल। ईस्ट बोरो के अपने रेंटेड अपार्टमेंट में आकर क्लेन ने एक्स को स्पिरिचुअलिटी से सील किया और अपने फुल आइडेंटिटी के जरिए ग्रे फॉग में ऊपर भेज दिया। उसने द सन को मैसेज भेजा, द वर्ल्ड ने वेपन सेक्रीफाइस किया है, बिस्टोनमेंट रिचुअल प्रिपेयर करो। सिटी ऑफ सिल्वर में डेरिक तुरंत एक्साइटेड हो गया। रिचुअल के पहले उसने अपनी नाइट स्वॉर्ड से थोड़े प्रैक्टिस स्लैशेस किए। क्या होगा, स्वॉर्ड, ब्रॉड स्वॉर्ड या ग्रेट स्वॉर्ड? एंटिसिपेशन के साथ उसने सेरेमनी परफॉर्म की और फिर सामने अपीयर हुआ एक्स ऑफ हरिकेन। चैप्टर 275।
टैरोट के बाद जब क्लेन ने द सन का रिस्पॉन्स सुना, मैं मिस ट्रेंट का रूट और जूस जल्दी अरेंज करूँगा, उसने अंदर ही अंदर रिलीफ लिया। लगता है एक्स ऑफ हरिकेन उसे बहुत पसंद आई। इवन विदाउट थंडरस्टॉर्म वो वेपन अपने आप में पावरफुल है। ईस्ट बोरो, धारावी स्ट्रीट, एक भीड़ भरा पब। जाओ डेरेचा भीड़ तोड़ती हुई बार तक पहुंची। उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ऊंचे लोगों के बीच से निकलना। आर्मपिट्स और पसीने की स्मेल से वो बस उल्टी करने वाली थी। बार पर उसने अपना टारगेट देख लिया, विलियम्स, एक लंबा पतला हॉर्स फेस वाला इन्फॉर्मेंट। वो हमेशा गैंग्स के कांटेक्ट में रहता और अभी आधे से ज़्यादा नशे में था। जाओ ने काउंटर पे हाथ पटक कर बुलाया, विलियम्स, तुमसे बात करनी है। नशे में विलियम्स हंस पड़ा। जाओ, कितने दिन हो गए? 3 हफ्ते कम से कम। ड्रिंक करेगी? हाफ एंड हाफ। बार ओनर तुरंत बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी ये लड़की पी लेती है सबको मार के बाहर फेंक देती है। विलियम्स हाथ फैलाकर बोला, चलो बताओ क्या चाहिए। जाओ ने पहले थोड़ा पर्सनल लेक्चर दिया। थोड़ा शराब कम पिया करो, शादी करो, घर बनाओ, बच्चे तुमसे प्यार करेंगे। ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा? विलियम्स बिटरली हंस पड़ा। घर के वार्मथ सिर्फ तब तक होती है जब पैसा हो, वरना सिर्फ गालियाँ और मार होती है। यहाँ पब में सब बराबर हैं, और अगर औरत चाहिए तो स्ट्रीट गर्ल्स अवेलेबल हैं। जाओ ने थोड़ा सार्काज़म डाला। तुम लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के परफेक्ट भक्त हो। एक दिन शराब या बीमारी से मरोगे। फिर उसने असली बात रखी। उसने लैनेवेस का पोर्ट्रेट दिखाया जो ऑर्डर ने दिया था। इस आदमी पर नज़र रखो, मिलते ही मुझे इन्फॉर्म करना। ये लो 5 सोली एडवांस। अगर क्लू मिला तो 10 पाउंड्स। विलियम्स विसल्ट करके बोला, 10 पाउंड्स? मतलब ये बंदा काफ़ी वैल्यूबल है। जाओ ने कन्फर्म किया, रिवॉर्ड ही इतना है, और निकल गई। पब में ड्रंकार्ड्स लड़ने लगे तो उसने एक आर्बिटर की कमांड दी, स्टॉप, और सब चुपचाप बैठ गए। कब मैं शेरिफ बनूंगी? उसने अंदर ही अंदर सहाय किया। नेक्स्ट डे सेंट जॉर्ज बोरो, क्लेन अपने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट चेक करने गया। लेपार्ड ने बाइसाइकिल का एक प्रोटोटाइप बना लिया था। ट्रायल राइड के बाद क्लेन ने कुछ सजेशंस दिए और बोला, अगला इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट वीक मिलेगा। नेमिंग पे डिबेट हुआ। क्लेन को बाइसाइकिल पसंद था, लेपार्ड बाइक कहना चाह रहा था। क्लेन ने शोल्डर्स उचका दिए, ठीक है, मुझे क्या फ़र्क। वापस मिंट स्ट्रीट पे नून के टाइम जैसे ही घर वो आया, उसने इल्यूजरी प्रेयर सुना मिस जस्टिस का, पर उसके पहले ही सैमर फैमिली की मेड ने बुलाया। संडे को लंचियन है, सब नेबर्स को इनवाइट किया गया है। क्लेन ने तुरंत एक्सेप्ट किया। फ्री लंच क्यों छोड़ूं? और सोचा, वैसे घर साफ करने के लिए मुझे एक मेड अरेंज करनी चाहिए, पर फुल टाइम रखना रिस्की है। मिसेस सैमर से बात करूंगा कि उनकी मेड हफ्ते में 2 दिन आए। ग्रे फॉग के अंदर प्रेयर कंफर्म हुई। मिस जस्टिस ने नोबल फैमिलीज के इन्फो कंपाइल करके सेक्रीफाइस किया था। क्लेन ने फाइल खोली और फोकस किया, पाउंड फैमिली। विस्काउंट टाइटल उनको बैटल ऑफ द वायलेटेड ओथ के बाद मिला था। रॉयल फैमिली के वफादार रहे, आर्मी और अपने फीफ पर कंट्रोल था। 32 साल पहले दोनों एयर इलनेस से मारे गए। कॉप्सेस कभी रिकवर नहीं हुए। ओल्ड विस्काउंट ने एक डिस्टेंट रिलेटिव अडॉप्ट किया जो सर्वेंट्स का इन्फ्लुएंस में आके केयरलेस और वेस्टफुल बन गया। 8 साल में फैमिली काफ़ी गिर गई। विस्काउंट से पहले बैरन, फिर बैरोनेट बन गए। क्रेल ने सोचा, इलनेस से डेथ मतलब कंफर्म वो कॉप्स अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में पड़े हैं, ब्लडी डोर के रूम में। मतलब पाउंड फैमिली ने वो जगह 30 साल पहले ही डिस्कवर कर ली थी और उन्होंने डेलिबरेटली केस हाइड किया ताकि चर्चेस या रॉयल्स इंटरफेयर ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फो मैन्युस्क्रिप्ट के एंड में थी। बैरोनेट पाउंड का करंट एड्रेस 29 सेवेलॉस स्ट्रीट, एम्प्रेस बोरो। चैप्टर 276। ग्रेफॉग के अंदर क्लेन ने राफ्टर पाउंड के बालों को कॉपर ट्यूब में रखा। पेपर पर लिखा हुआ स्टेटमेंट फोल्ड किया और दोनों को मिलाकर डिविनेशन किया। उसने आंखें बंद की, चैंट रिपीट किया और अपने कॉन्शियसनेस को धुंधले धुंधले सिंबल्स की तरफ भेजने दिया। सबसे पहले एक डार्क रेड कर्टेन दिखाई दिया, जैसे किसी थिएटर का पर्दा। कर्टेन के पीछे से हमेशा एक मफल्ड लाफ्टर आ रहा था, लेकिन वो लाफ्टर खुशी का नहीं था, बल्कि एक पागलपन, एक मास्क के नीचे का मैडनेस। कर्टेन धीरे धीरे फटने लगा और अंदर एक छोटी सी जगह नजर आई। एक स्टोन डोर, पुरानी और खून से रंगी हुई। डोर के सामने राफ्टर पाउंड खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। शराब की बोतल अभी भी पकड़ी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें एकदम ब्लैंक और खोखली थी। वो दूर की तरफ चलना शुरू करता है, जैसे उसे खींच लिया गया हो। उसके पीछे एक शैडोई पोजीशन दिखाई दी। फेसलेस सर्वेंट्स, ब्लैंक बटलर्स और एक विस्काउंट जैसा बूढ़ा आदमी जो उसकी गर्दन पर हाथ रखता है और उसे आगे ढकेल देता है, जैसे उसके एंसेस्टर्स फोर्स कर रहे हो। अगला सीन एकदम बदल गया। राफ्टर एक कॉफिन के अंदर पड़ा है, लेकिन वो मरा नहीं है।
उसकी आंखें खुली हुई हैं और वो कॉफिन के लिड के अंदर से स्क्रैच कर रहा है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। धीरे धीरे कॉफिन का वुड मेटल बन गया, फिर स्टोन, और आखिर में वो एक और सील्ड वॉल में बदल गया। उस वॉल पर फेंट सिंबल चमक रहे थे। ये वही सिंबल थे जो क्लेन ने अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में देखे थे। उसके बाद एक और छोटा फ्लैश। राफ्टर के सर के ऊपर एक डार्क क्राउन बना हुआ है जो धीरे धीरे गिरता है और टूट जाता है। क्राउन के टुकड़े ब्लड स्टेन्स में बदलकर ग्राउंड पर फैल जाते हैं। राफ्टर घुटनों पर गिरकर चीखता है, लेकिन कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं। सबसे आखिरी ग्लिम्स में क्लेन ने देखा कि एक ब्लड कलर्ड रिवर उससे लपेट लेती है और उसका शराब से भरा हुआ ग्लास उस रिवर में डूब जाता है। वो बिल्कुल बहते पानी में घुल जाता है, जैसे उसका पूरा वजूद बस एक टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन था, एक सेक्रीफाइस था किसी और के लिए। ग्रे फॉग में वापस आते ही क्लेन का दिल थोड़ा भारी हो गया। उसने सोचा, ये डिविनेशन क्लियरली दिखा रहा है कि राफ्टर का फ्यूचर एक सील्ड ट्रैजिक एंड है। उसके एंसेस्टर्स और वो स्ट्रक्चर उसके नसीब को खा गए हैं। उसके अंदर कोई एजेंसी नहीं बची। वो सिर्फ एक पॉन है। मतलब जो वो अपने पास्ट के बारे में कह रहा था वो सच था, और उसके आगे का रास्ता भी उसी ब्लडी डोर की तरफ जा रहा है। क्लेन ने अपनी उंगलियां टेबल पर टैप की, साइलेंटली कॉन्क्लूड किया, राफ्टर पाउंड एक ब्रोकन ड्रंकार्ड लग रहा है, लेकिन उसके पीछे एक और बड़ी फोर्स है जो उसे कंज्यूम कर रही है। अब मुझे डिसाइड करना होगा कि इस नॉलेज का मैं क्या करूं और किस एंगल से इसको टैरोट क्लब में शेयर करना यूज़फुल होगा। चैप्टर 277। क्ले ने रैप्टर पाउंड का फ्यूचर डिवाइन किया, और जो उसने देखा उसने उसका दिमाग हिला दिया। उसने एक नैरो केव देखी जहां रैप्टर रेप्टाइल की तरह रगड़कर बाहर निकल रहा था। फिर एक फ्लैश में उसने एक ब्लैक आयरन एम्बलम उठाया जिसमें एक सेप्टर और उससे पकड़ती हुई एक हाथ का नक्श था। ये था टूडोर एम्पायर का रॉयल क्रेस्ट। ये वही चिन्ह था जो क्लेन ने पहले एंशिएंट रून्स में देखा था। उस मोमेंट पे क्लेन ने कॉन्क्लूड किया कि रैप्टर टूडोर फैमिली से जुड़ा है, सिर्फ एक बेचारा बैरोनेट नहीं। शायद वो एक्चुअल डिसेंडेंट हो, या कम से कम उसने बहुत गहरा रिश्ता रखा हो। और अगर वो सच है तो पूरा पाउंड फैमिली एक टूडोर के ब्रांच हो सकती है जो अपना सरनेम बदलकर बच निकल गई थी। क्लेन के माइंड में हाइपोथेसिस बनने लगे। शायद पाउंड फैमिली ने बैकलैंड के नीचे छुपे टूडोर रून्स ढूंढने की कोशिश की थी। विस्काउंट के दोनों एयर्स वहीं मरे और उसके बाद फैमिली कोलैप्स हो गई। रैफ्टर का क्रेजी ड्रंकार्ड बनना शायद सिर्फ एक डिस्गाइज था ताकि वो अटेंशन से बचा रहे। क्लेन ने एनालाइज किया कि रैफ्टर ने उसके 3 टेस्ट पास कर लिए थे, डायरेक्ट सवाल जवाब, ड्रीम प्रोबिंग और स्पिरिट चैनलिंग। मतलब या तो उसके पास लॉयर पाथवे, ब्लैक एम्परर के नीचे का सीक्वेंस जैसी कोई एबिलिटी है जिससे वो लूपहोल्स यूज़ करके सच छुपाता है, या फिर उसने अपने ट्रुथ को ऐसा फ्रेम किया जो मिसलीडिंग था। जैसे उसने कहा, मेंटेन द फैमिली और रिमेंबर द ग्लोरी। ये पाउंड फैमिली के लिए भी हो सकता था और टूडोर के लिए भी। लेकिन एक चीज़ क्लियर थी, रैफ्टर अभी भी कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं। जो ईविल स्पिरिट वो ब्लडी डोर के पीछे है वो अभी भी सील्ड है। अगर वो बाहर आता तो रैफ्टर खुद फंस जाता और रॉयल फैमिली चर्चेस तुरंत एक्शन ले लेती। इसलिए क्लेन ने अपना प्लान फाइनल किया। वो कैस्पर से एक्सप्लोसिव्स लेगा और एंट्रेंस को कोलैप्स कर देगा ताकि कोई वहाँ पहुँच ही ना सके। ईविल स्पिरिट अंडरग्राउंड ही बरीड रहेगी और फ्यूचर में जब वो स्ट्रांग होगा तब उसको एलिमिनेट करके उससे लूट भी सकता है। अभी के लिए सेफेस्ट ऑप्शन वही है। क्लेन ने डिसाइड किया कि अगले हफ्ते तक कैस्पर से बात करेगा और डिमोलिशन करवाएगा। एज फॉर रैफ्टर टू डोर रिलेशन, उसने सोचा मुझे उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। अगले दिन क्लेन कोयलाग क्लब में रिलैक्स करने गया, शूटिंग प्रैक्टिस की, न्यूज़पेपर्स पढ़े और लंच एंजॉय किया। वहाँ उसकी मुलाकात फिर हुई रिपोर्टर माइक जोसेफ से, जो बहुत एक्साइटेड था अपने नए आर्टिकल के लिए। माइक ने बताया कि उसने कैपियम के बारे में क्लूज ढूंढ लिए हैं और कल अखबार में उसका डिटेल्ड पीस छपेगा। उसने ये भी क्लेम किया कि साइबर की मौत एक कॉपी कैट किलर का काम था, ना कि सीरियल मर्डरर का। शाम को सीन ईस्ट बोरो शिफ्ट होता है। इन्फॉर्मेंट विलियम्स, जिसे जाव ने लैनेविस का पोर्ट्रेट दिया था, अपने कमरे में लाया, लेकिन उसके कमरे में एक हुडेड शैडो पहले से खड़ा था। उसने सीधा सवाल किया, हु टोल्ड यू टू लुक फॉर लैनेविस? विलियम्स ने डरे हुए एडमिट किया कि एक बाउंटी हंटर दोस्त जाव डेरेचा इस बंदे को ढूंढ रही है। शैडो ने उसका नाम कंफर्म करवाया और जाने लगा। विलियम्स ने सोचा कि बच गया, लेकिन जाते जाते शैडो पे स्नैप किया और विलियम्स के शरीर के पीसेस उड़ गए। फ्लैश और ब्लड वॉल्स पर चिपक गई। फिर उसने गैस पाइप तोड़ दिया और एक कैंडल छोड़कर चला गया। कुछ ही मिनट में ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ और पूरा कमरा उड़ने लगा। ये चैप्टर 2 चीज़ें क्लियर करता है। पहला, क्लेन ने अपना अंडरग्राउंड रून्स प्लान फाइनलाइज कर लिया है। सेफ कोलैप्स,
दूसरा, लेनेविस के पीछे कोई और पावरफुल और रूथलेस ग्रुप पड़ा हुआ है जो अब जाओ के पीछे भी आ सकता है। चैप्टर 278। डिनर के बाद क्लेन ब्रेवहार्ट्स बार के बिलियर्ड रूम में गया। उसने बियर का ग्लास उठाया और कैस्पर्स को बोला कि उसे वेपन्स खरीदने हैं। कैस्पर्स तुरंत शक में आ गया और समझा कि क्लेन शायद कुछ इलीगल करना चाहता है, लेकिन क्लेन ने कामली समझाया कि वो सिर्फ एक सीक्रेट चैम्बर तोड़कर रिनोवेट करवाना चाहता है। तभी एक इल्यूजन लाइक वॉइस रूम में घूमी। क्लेन ने तुरंत महसूस किया और देखा कि मिस बॉडीगार्ड, जिसका असली नाम शैरन है, कॉर्नर में चुपचाप बैठी थी। उसकी पेल चेहरा, गॉथिक ब्लैक ड्रेस और ठंडी नज़र वैसे ही थी जैसे हमेशा। क्लेन ने उसे रिस्पेक्ट से ग्रीट किया। शैरन ने एकदम सीधे सीधे शब्दों में बोला कि मैरिक अब कभी वापस इस जगह नहीं आएगा। अगर उसकी ज़रूरत हो तो कैस्पर्स के थ्रू मैसेज दे देना। जब क्लेन ने डिमोलिशन एक्सपर्ट की बात उठाई, शैरन ने सीधा बोला, मैं ही डिमोलिशन एक्सपर्ट हूँ। क्लेन शॉक हो गया। एक सीक्वेंस 5 के आसपास की पावरफुल बियॉन्डर को देख के उसने एक्सपेक्ट किया था कि वो किसी और को बुलाएगी, पर शैरन ने कहा उसने खुद ही डेमोलिशन करना है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि उसने कहा फ्री। क्लेन तुरंत समझ गया कि फ्री का मतलब है हिडन कॉस्ट। शैरन ने छोटा सा रीज़न दिया, एंट्रेंस कोलैप्स होने के बाद सिर्फ मैं ही अंदर जा पाऊंगी। यही मैं चाहती थी। मतलब वो अपने फ्यूचर के लिए रास्ता क्लियर कर रही थी, ताकि एक दिन जब वो चाहे ईवल स्पिरिट को ख़त्म करके उसके आर्टिफैक्ट्स खुद हार्वेस्ट कर सके। क्लेन को क्लैरिटी मिल गई। उसने डील एक्सेप्ट कर ली और एक और रिक्वेस्ट की, मैरिक के कुछ ज़ॉम्बीज़ उसके साथ हो जाएं ताकि वो मिलेट कार्टर को दिखाकर अपना टीम ऑफ हेल्पर्स प्रूव कर सके। शैरन ने इसे भी तुरंत हाँ कर दी। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओ ने एक न्यूज़पेपर उठाया और एक आर्टिकल पढ़ा। ईस्ट बोरो के एक धारावी स्ट्रीट में एक अपार्टमेंट ब्लास्ट हुआ। टेनेंट की मौत हो गई, विलियम्स। ये वही विलियम्स था जिसे उसने लेनेविस ढूंढने के लिए हायर किया था। जाओ का दिल हिल गया। उसने तुरंत रियलाइज़ किया ये गैस लीक स्टोरी फेक है। विलियम्स कभी गैस अफोर्ड नहीं करता। ये एक मर्डर डिस्गाइज्ड एज अ एक्सीडेंट था। और सबसे बड़ा शॉक, विलियम्स को मारना सिर्फ लेनेविस से बचने का तरीका नहीं था, ये एक ल्यूनेटिक का काम लग रहा था। जाओ गिल्ट और ग्रीफ में डूब गई। उसने सोचा ये मेरी गलती है। अगर मैंने कमीशन नहीं दिया होता तो शायद वो जिंदा होता। उसने वाव किया, मैं उसकी मौत का बदला लूँगी, मैं असल सच ढूंढ के रहूँगी। पर उसने अपने आप को संभाला। ईस्ट बोरो जाना अभी रिस्की था, तो पहले उसने प्लान बनाया कि फोर्स को इन्फॉर्म करे, अपना एड्रेस चेंज करे और फिर डिस्गाइज में ईस्ट बोरो जाकर इन्वेस्टिगेशन करे। मीनवाइल 10 बजे के आसपास क्लेन और शैरन अब इनविजिबल फॉर्म में मिलेट कार्टर के साथ उस बिल्डिंग के बाहर खड़े थे जहां अंडरग्राउंड रूम्स थे। क्लेन ने अपने 3 साइलेंट असिस्टेंट्स मैरिक के ज़ॉम्बीज़ इंट्रोड्यूस किए जो टाइट लिप्ड और स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। कार्टर ने उनको देखा और खुश हो गया। जब कार्टर ने कैजुअली पूछा कि क्या उनमें से कोई स्नेक रेपिलिंग एक्सपर्ट है, क्योंकि अंदर स्नेक्स का डेंजर है, क्लेन ने बिना झिझक किए हाँ कह दिया, क्योंकि सच तो ये था कि ज़ॉम्बीज़ को स्नेक्स का डर ही नहीं लगता। इस चैप्टर के 3 बड़े टेक अवेज हैं। पहला, शैरन फ्री में हेल्प करेगी क्योंकि वो खुद अपना रास्ता क्लियर करना चाहती है। दूसरा, विलियम्स मार दिया गया और उसकी मौत अब जाओ के लिए रिवेंज का मिशन बन गई। तीसरा, क्लेन ने फाइनली मिलेट कार्टर को अपनी टीम दिखाई जो असल में मैरिक के ज़ॉम्बीज़ थे। चैप्टर 279। क्लेन लैंटर्न लेकर अंडरग्राउंड रूम्स के हॉल में घूम रहा था। उसने हर कोने चेक किया ताकि कंफर्म हो जाए कोई और एंट्रेंस ना हो। वो इनर मोस्ट टनल में बिल्कुल भी नहीं गया क्योंकि वहाँ से अभी भी ठंडी और स्नेक रिपेलिंग हवा आ रही थी। कंफर्म करने के बाद वो गेट के पास आया जहाँ उसके साथ 3 ज़ॉम्बीज़ खड़े थे। सामने में शैरन कामली एक्सप्लोसिव सेट कर रही थी। क्लेन ने सोचा वो सच में प्रोफेशनल लग रही है। एक्सप्लोसिव सेट करने के बाद शैरन ने बिना वार्निंग दिए फ्यूज़ जलाया। क्लेन हैरान रह गया और तुरंत ज़ॉम्बीज़ के साथ कॉरिडोर की तरफ भाग गया। शैरन ने एक छोटे सा स्टेटमेंट दिया, यहाँ सेफ है। फ्यूज़ की हिस करने वाली आवाज़ ने क्लेन को बेचैन कर दिया। तभी शैरन ने कामली बोला 1 और फिर धरती ज़ोर से हिल गई। बोल्डर्स और मिट्टी गिरकर एंट्रेंस ब्लॉक हो गया। डस्ट ने पूरा हवा बाहर दिया। क्लेन ने तुरंत एजी का कॉपर विसल चेक किया ताकि कंफर्म कर सके कि ईवल स्पिरिट कहीं रिलीज तो नहीं हो गई। विसल बिल्कुल नॉर्मल था, कोल्ड बट काम। उसने सुकून की सांस ली। ज़ॉम्बीज़ की आंखों से भी कंफर्म हुआ कि सब ठीक है। एंट्रेंस अब पूरी तरह सील हो चुका था। अब कोई भी अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ स्पिरिट लाइक बियॉन्डर जैसे शैरन। क्लेन ने सोचा नो वंडर्स उसने फ्री बोला था। बेसमेंट में वापस आने पर मिलेट कार्टर बहुत एंग्शियस था। उसने तुरंत पूछा क्या हुआ। क्लेन ने डेलिबरेटली अपने कपड़े साफ किए और थोड़ा पैंट कर बोला। स्ट्रक्चर बहुत पुराना था, स्नेक्स भाग रहे थे और थोड़ी सी मूवमेंट हुई और पूरा कोलैप्स हो गया। हम बस डोर के पास थे इसलिए बच गए। मिलेट शॉक हो गया और बोला
थैंक गुडनेस मैंने आप जैसे प्रोफेशनल को बुलाया, वरना कितनी ज़िंदगी की कीमत चुकानी पड़ती। उसने इमिडिएटली रिवॉर्ड देना शुरू किया, लेकिन उसके वॉलेट में सिर्फ 30 पाउंड्स कैश थे। तब उसने अपना गोल्ड चेन निकाला और एक छोटा गोल्ड बॉक्स खोला। अंदर गोल्ड कॉइन्स थे। उसने 5 कॉइन्स और नोट्स मिलाकर क्लेन को दिए। क्लेन ने कॉइन्स काउंट किए, एक कॉइन फ्लिप करके कूल स्टाइल में कैच भी किया और सिंसियरली बाउ करते हुए बोला, थैंक यू फॉर योर जेनरोसिटी। उसने अंदर ही अंदर सोचा, अगर कोई और डिटेक्टिव होता तो अभी नाइटमेयर्स और पैरानोइया फेस कर रहा होता, लेकिन मैं ग्रे फॉग का एडवांटेज यूज़ करूंगा और मिस शैरन वैसे ही एक गोस्ट हैं। ज़ॉम्बीज़ तो खुद ही डेथ से डरते नहीं। मिशन कंप्लीट करके क्लेन ने मिलेट को अलविदा कहा। ज़ॉम्बीज़ दूसरी डायरेक्शन में चले गए। शरन ऑलरेडी वैनिश हो गई। क्लेन ने नॉर्मल कपड़े पहने, कोई लाख क्लब में डिनर और शूटिंग प्रैक्टिस की, फिर रात में मिंक स्ट्रीट वापस आया। गैस लैम्प्स की रोशनी में लेजरली वॉक करते हुए उसने एक सडन प्रीमोनिशन फील की। सामने 2 पुलिस कांस्टेबल्स और उनके साथ एक पुलिस डॉग आ रहे थे। डॉग ने उससे देखते ही भौंकना स्टार्ट कर दिया। क्लेन तुरंत समझ गया, ये मेरी कपड़ों में गन पाउडर की स्मेल है जो शूटिंग प्रैक्टिस से लग गई। कांस्टेबल सस्पिशियस हो गया। क्लेन ने कामली एक एक्सक्यूज़ बनाया और बोला, मैं एक रिवॉल्वर, हॉल्स्टर और बुलेट रास्ते में उठाए थे। मैं पुलिस को हैंड ओवर करने ही जा रहा था। उसने रिवॉल्वर बाहर निकाला, दोनों हाथ शोल्डर तक उठाए और स्माइल के साथ बोला, ऑफिसर्स, मैं इलीगल गन कैरी नहीं कर रहा। फिर भी कांस्टेबल ने कहा, उसे स्टेशन चलना होगा। क्लेन ने ब्राइट स्माइल के साथ रिप्लाई किया, ठीक है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे लॉयर मिस्टर जर्गन कूपर को इन्फॉर्म कीजिए। मैं सिर्फ उनकी प्रेजेंस में बॉडी सर्च अलाउ करूँगा। इस चैप्टर का मूड एकदम शिफ्ट होता है। क्लेन का डेंजरस डिमोलिशन मिशन सेफ और सक्सेसफुल था। दूसरा, उसने रिवॉर्ड भी ले लिया और रिलैक्स फील किया। तीसरा, लेकिन स्ट्रीट पर पुलिस और डॉग ने उसे रोका और अब वो एक नई मुश्किल में फंस गया। चैप्टर 280। ईस्ट बोरो के कोने में एक आदमी जियोन नशे में दीवार के पास खड़ा था। उसने पैंट्स नीचे करके मॉस को पानी दिया। काम खत्म करते ही किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जियोन घबराकर मुड़ा और देखा एक छोटा लड़का खड़ा है, लेकिन उसके चेहरे पर नाजुक और पहचानी सी शक्ल थी। जाओ, तुम ऐसे क्यों दिख रही हो? जियोन ने तुरंत पहचान लिया। जाओ ने उंगली होंठों पर रखी और धीरे बोला, मैं सवाल करूंगी, तुम सिर्फ जवाब दोगे। आवाज़ नीचे रखो। डर के मारे जियोन ने हाँ कर दी। जाओ ने पहले ही सवाल पूछा, विलियम्स के दोस्तों में से पिछले 2 दिनों में कौन मरा है? जियोन ने थोड़ा सोचा और बोला, गैविन। आज सुबह उसकी लाश टुसॉग रिवर में मिली। शायद रात को नशे में नदी में गिर गया। उसे तैरना आता ही नहीं था। जाओ की आंखों में तुरंत शक भर गया। उसने बिना देरी किए पूछा, क्या गैविन ने भी विलियम्स का कमीशन एक्सेप्ट किया था लैनेवस को ढूंढने का? जियोन ने हाँ में जवाब दिया। उसने बताया कि सभी को एक ही पोर्ट्रेट दिया गया था और बस लोगों को दिखाना था। उसने खुद सुना था कि गैल्विन ने ईस्ट बैलम डॉक के वर्कर्स एलियंस टैवन में कल रात तक पोस्टर दिखाए थे और उसके बाद वो सिर्फ पीने गया था। जाओ ने सोचा, तो गैविन ने कुछ भी अनयूजुअल डिस्कवर नहीं किया। फिर भी उसकी मौत भी सस्पिशियस है। विलियम्स मर गया और अब गैल्विन भी। ये सिंपल रिएक्शन नहीं है, ये एक ल्यूनेटिक का काम लगता है। उसने डिसाइड किया पहले मिस ऑर्डर को इन्फॉर्म करेगी, फिर डिस्गाइज में खुद वर्कर्स एलियंस टैवन जाके बस ऑब्जर्व करेगी, इंक्वायरी नहीं। दूसरी तरफ क्लेन राइस पुलिस स्टेशन के बेंच पर बैठे चोर्स और डंकार्ड्स के साथ था। उसे पुलिस डॉग ने रोक लिया था और अब वो फंसा हुआ था। उसका दिमाग चल रहा था कि चार्म्स और हर्बल पाउडर्स को कैसे हाइड करे। तभी लॉयर जर्गन कूपर आ गया। साफ सुथरा सूट, नीटली कॉम्ड हेयर। जर्गन ने कामली बोला, सिर्फ साइन करो और जा सकते हो। क्लेन हैरान रह गया, बस इतना? जर्गन ने शॉर्ट जवाब दिया, हाँ, तुम एक मशहूर डिटेक्टिव हो, इतना काफ़ी है। क्लेन ने बिना और पूछे साइन किया और बाहर निकल गया। बाहर थिक क्लाउड्स थे, क्रिम्सन मून और स्टार्स सब कवर थे। थैंक यू, बार बार तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ। क्लेन ने शुक्रिया कहा। जर्गन ने सीधा बोला, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, 2 पाउंड्स। क्लेन ने फोर्स स्माइल दिया और 2 1 पाउंड्स नोट दिए। जर्गन ने सजेस्ट किया कि अगर क्लेन उसके साथ फॉर्मर पार्टनरशिप करे तो आगे से चार्जेस कम हो जाएंगे। साथ ही वॉर्न किया, प्राइवेट डिटेक्टिव्स अक्सर इलीगल ट्रेसपासेस और इलीगल वेपन्स ले जाते हैं। तुम्हारा एक्सक्यूज़ इस बार काफ़ी कन्विंसिंग था, वरना कोर्ट जाना पड़ता। क्लेन ने सोचा, रिवॉल्वर तो गया, बुलेट्स भी, लॉयर फी भी गई, लॉस ही लॉस। लेकिन उसने हाँ कर दी, फॉर्मल पार्टनरशिप। जर्गन ने प्रोफेशनल स्माइल के साथ हाथ मिलाया। आई होप तुम्हें पुलिस स्टेशन में कम देखूं। रात को क्लेन घर आके बेद ले रहा था, तभी उसने इल्यूजरी प्रेयर सुनी मिस जस्टिस की। जल्दी से ऊपर ग्रे फॉग गया। ऑर्डर ने लेनेवस के केस का अपडेट दिया, विलियम्स का एक्सप्लोजन में मरना और गैविन का ड्राउन होना। उसने अपने एनालिसिस नहीं बताए, सिर्फ फैक्ट्स दिए।
क्लेन ने ध्यान से सुना और सोचा, यह रिएक्शन नॉर्मल नहीं है। एक स्विंडलर का इंस्टिंक्ट होता है भाग जाना, ना कि सबको मारना। अगर उसने सभी बाउंटी हंटर्स को टारगेट किया तो पूरा ईस्ट बोरो हिल जाएगा और केस डायरेक्ट ऑफिशियल बियॉन्डर्स के पास चला जाएगा। उसने एक और पॉसिबिलिटी सोची, क्या लैनेवस ने ट्रू क्रिएटर के रिचुअल के बाद अपनी सैनिटी खो दी? ये उसी का स्टाइल लगता है। तब क्लेन ने एक डिविनेशन किया, क्लूज टू द एक्सप्लोजन इन धारावी स्ट्रीट। उसने ड्रीम में देखा एक 3 फ्लोर अपार्टमेंट जिसका एक कमरा ब्लास्ट में उड़ गया था। सीन टूट गया और क्लेन जाग गया। उसने सोचा क्लूज वहीं पर है, शायद किलर अभी भी सीन ऑब्जर्व कर रहा हो इन्वेस्टिगेटर को ट्रैप करने के लिए। अब उसने डिसाइड किया कि डिस्गाइज करके खुद क्राइम सीन विजिट करेगा और ऑल ब्लैक आई का यूज़ करेगा। ये रोजागो का छोड़ा हुआ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक था जो टेम्पररी हिडन थ्रेड्स दिखाता था। डायरेक्ट यूज़ करना डेंजरस था, लेकिन शॉर्ट टर्म यूज़ मैनेजेबल था। पेंडुलम डिविनेशन ने कंफर्म किया कि रिस्क मैनेजेबल है। क्लेन ने आयरन सिगार केस में ऑल ब्लैक आई रखा, डिस्गाइज किया और मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा। बियर्ड और थके हुए ब्राउन आइज के साथ एक सीरियस चेहरा। उसने अपने रिफ्लेक्शन को धीरे से कहा, कैप्टन, ये पहला कदम है हमारे बदले का। और मिरर में उसका चेहरा उसी वक्त एक तेज स्माइल के साथ चमक उठा। ये चैप्टर दोनों थ्रेड्स को कनेक्ट करता है। जाओ स्लोली लैनेवस के आसपास के किलिंग समझने की कोशिश कर रही है। दूसरा, क्लेन अपना पहला बोल्ड स्टेप ले रहा है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन और रिवेंज की तरफ। चैप्टर 281। नॉर्थ बोरो के वेस्ट सबर्ब्स में एक पुराना 3 फ्लोर का हाउस था जो अब अबैंडन होने वाला था। ये बैकलैंड मेडिकल स्कूल का प्रॉपर्टी हुआ करता था, लेकिन कैंपस शिफ्ट हो गया और सिर्फ कुछ स्टाफ्स और स्टूडेंट्स बचे थे जो इस बिल्डिंग को गार्ड कर रहे थे। यहीं पर ऑर्डर ने अपना डिस्गाइज पहना, वाइट गाउन, वाइट मास्क और एक सर्जिकल कैप। उसके सुनहरे बाल नीटली अंदर बंधे हुए थे। उसके साथ थी फोर्स वॉल जो बिल्कुल सेम आउटफिट में थी। ऑर्डर को लगा कि फोर्स का टेम्परामेंट ऐसा है जैसे वो बिना हेजिटेशन स्कैल्पेल उठाकर किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर दे। दोनों क्लासरूम में घुसे जिसमें स्केल्टन्स और ग्लास कॉफिन्स में प्रिजर्व बॉडीज रखी थीं। सबसे आगे एक ट्रांसपेरेंट पिलर में एक ब्लैक रोब पहना हुआ कॉप्स लिक्विड में फ्लोट कर रहा था। बिल्कुल ड्राउंड लग रहा था। रूम में वाइट कोट्स और कैप्स वाले लोग चुपचाप बैठे थे। क्रिम्सन मून की लाइट खिड़की से आती थी जो एटमॉस्फेयर और ज़्यादा एरी बनाती थी। ऑर्डर के अंदर थोड़ा डर था, लेकिन उसके साथ साथ एक थ्रिल भी। यही तो बियॉन्डर की असली लाइफ है। थोड़ी देर बाद पिलर में बंद कॉप्स ने आंखें खोली और गहरे आवाज़ में बोला, लेट्स बिगिन। दूसरी तरफ ईस्ट बोरो के धारावी स्ट्रीट पर क्लेन अपना ग्रे ब्लू वर्कर यूनिफॉर्म पहने चल रहा था। गैस लैंप्स कम जल रहे थे और रात का माहौल उदास था। साइड वॉक पर टैटर्ड क्लोथ्स में लोग घूम रहे थे, होमलेस जो पुलिस से भगाए गए थे। क्लेन ने उन्हें देखकर सोचा, ये लोग ज़ॉम्बीज़ से भी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ लगते हैं। ईस्ट बोरो के एबिस, जो कि मतलब है गहरा अंधेरा और होपलेस जगह, बन चुका है। उसने क्राइम सीन देखा, एक अपार्टमेंट जो एक्सप्लोजन में डैमेज हुआ था। उसने अपने नाइट हॉक की ट्रेनिंग याद करके एनालाइज किया। बेस्ट जगह सीन ऑब्जर्व करने के लिए अपोजिट बिल्डिंग के 3rd या 4th फ्लोर या फिर रूफ होगी। क्लेन बिना रुके सीधा उस बिल्डिंग में घुसा जो सामने थी। क्रीकिंग स्टेयर्स चढ़ते हुए उसने अपना आयरन सिगार केस खोला और अंदर हाथ डालकर ऑल ब्लैक आई टच किया। तुरंत उसके कान में करप्टेड विस्पर्स गुनगुनाए और उसकी आंखों में ब्लैक लाइंस दिखने लगी जो अलग अलग टेनेंट्स तक जा रही थी। हर रूम में नॉर्मल लोग थे, मैन, वुमेन, बच्चे, सब अपने बेड्स में, कुछ भी अनयूजुअल नहीं। क्लेन ने रिपीट किया, हर रूम चेक किया, लेकिन रिजल्ट वही। साइड इफ़ेक्ट्स ने उसके दिमाग को जला दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, नाक बहने लगा जैसे बुखार हो। लेकिन वो करप्ट नहीं हुआ, बस एजिटेशन में रहा। उसने सोचा, बस हैल्यूसिनेशन और स्ट्रेस है, अभी मैडनेस तक नहीं गया, रिस्क मैनेजेबल है। सीन छोड़कर जब वो वापस स्ट्रीट पर आया, उसने एक बार और ऑल ब्लैक आई का यूज़ करके डायरेक्टली ब्लास्ट वाले रूम की तरफ देखा। अभी भी डोर से ब्लैक लाइंस क्लियरली ट्रेस नहीं हो रही थी, लेकिन एक लाइन सीधा 3rd फ्लोर के डैमेज रूम से उठकर हवा में गायब हो रही थी। कोई अंदर है? क्लेन का दिल तेज़ धड़कने लगा। उसने समझा कि किलर अभी भी सीन पर वेट कर रहा है और वो इतना पागल है कि इन्वेस्टिगेटर्स को डायरेक्टली ट्रैप करना चाहता है। क्लेन अपना एक्सप्रेशन नॉर्मल रखता हुआ अंदर घुसा। 3rd फ्लोर के बाथरूम की तरफ गया, लेकिन कॉर्नर से उसने ब्लास्ट रूम की डायरेक्शन में एक और झलक ली और देखा कि एक टॉल आदमी लगभग 2 मीटर्स पूरा शैडो में घुला हुआ। उसकी आंखें एक वाइल्ड बीस्ट जैसी थी और चेहरे पर इसेंट्रिक एक्सप्रेशन। क्लेन तुरंत समझ गया ये लैनेवस नहीं है। उसने बिना अलर्ट किए अपना रास्ता बदला और बाथरूम क्रॉस करते ही विंडो से नीचे उतर गया। सीधा ब्रिस्क पेस में एरिया से निकल गया ताकि सस्पिशियस ना लगे। बाद में अपने रेंटेड अपार्टमेंट वापस जाके क्लेन ने ग्रे फॉग में कंफर्म किया कि अब सेफ है। उसने सोचा ये आदमी लैनेवस से ज़रूर कनेक्टेड है।
फिर उसने उस टॉल आदमी का पोर्ट्रेट कॉन्ज्यूर किया और उसे मिस जस्टिस के क्रिम्सन स्टार तक भेजा। गहरी आवाज़ में उसने डिक्लेयर किया, दिस इज़ आ क्लू। चैप्टर 282। मेडिकल स्कूल बिल्डिंग में गैदरिंग ख़त्म होने के बाद ऑड्रे ने अपने आप को एक थोड़ा ड्रिफ्टेड फील किया। जैसे ही वो बाहर आई, उसने फैमिलियर ग्रे फॉग और सेंटर में बैठे हुए ब्लरी फिगर को देखा, मिस्टर फूल। उनकी आवाज़ गूंजी, दिस इज़ अ क्लू, और तुरंत ऑड्रे के सामने फिल्म रील की तरह एक कलर्ड सीन खुला। एक 2 मीटर लंबा आदमी ब्लैक प्रीस्ट रोब में, थोड़े करली ब्लॉन्ड बाल, ठंडी ब्राउन आइज जिसमें मैलिस मतलब दुश्मनी और बुरी नीयत थी, और मुंह के कोने नीचे की तरफ झुके हुए जैसे एक फेरोशियस वुल्फ। ऑड्रे का दिल तेज धड़का। क्या ये धारावी स्ट्रीट के ब्लास्ट और गैविन के ड्राउनिंग का मर्डरर है? उसने तुरंत समझा कि मिस्टर फूल ने ऑलरेडी क्लू ढूंढ लिया है। उसने खुद से कहा, ही इज़ ओमनीपोटेंट, मतलब सब कुछ करने की शक्ति रखता है। कैरिज में बैठते ही फोर्स ने मास्क और कैप उतारा और ऑड्रे की तरफ क्यूरियस होकर पूछा, क्या मेरे चेहरे पे कुछ है? ऑड्रे ने तुरंत नज़र घुमा ली और बोला, नोप। फिर फोर्स ने कैजुअली पूछा, तुमने स्पेक्टेटर फार्मूला अनाउंस क्यों नहीं किया? तुमने साइकोलॉजी अल्केमिस्ट से कॉन्टैक्ट बनाने का चांस मिल जाता। ऑड्रे ने कामली जवाब दिया, पहली गैदरिंग थी, ऑब्जर्व करना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं जल्द में नहीं हूँ। ये जवाब सुनकर फौज ने सोचा कि छोटी सी ऑड्रे आपसे ज़्यादा मैच्योर लग रही है। ऑड्रे ने आखिरी प्लान बनाया, कल मैं अपने स्पेशल फ्रेंड से धारावी स्ट्रीट बॉम्बिंग के लीड्स पूछूंगी, तुम और जाओ सेम जगह पर वेट करना। इस वक्त क्लेन ईस्ट बोरो के ब्लैक पाम स्ट्रीट के अपने रेंटेड अपार्टमेंट में रात बिता रहा था। उसे डर था कि जो टॉल मैन उसने देखा था उसके अकम्प्लिसेस मतलब साथी उससे ढूंढ रहे हो सकते हैं। सेफ रहने के लिए उसने वापस मिंट स्ट्रीट नहीं गया। सुबह वो नए वर्कर यूनिफॉर्म और कैब में डिस्गाइज करके निकला। फॉग से भरी ईस्ट बोरो की सड़कें जहां लोग अपनी डेली स्ट्रगल में निकल रहे थे। क्लेन ने देखा एक मिडिल एज्ड आदमी सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहा था। उसका सिगरेट गिर गया। क्लेन ने उठाकर दे दिया। आदमी ने शुक्रिया अदा किया और बोला कि उसने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। क्लेन ने सोचा, दिस इज़ ईस्ट बोरो, यहाँ के लोग ज़ॉम्बी से भी बुरा जीवन जीते हैं। उसने अपना रिपोर्टर डिस्गाइज बनाया और उस आदमी को कैफ़े ले गया। उसके लिए टी, स्ट्यू, ब्रेड और बटर ऑर्डर किया। आदमी ने आंसुओं के साथ खाया और अपनी कहानी बताई। पहले एक हार्ड वर्किंग वर्कर था, पर बीमारी ने फैमिली ले ली, नौकरी छीन गई और अब सिर्फ वर्क हाउस की उम्मीद है। क्लेन ने क्वाइटली उसे थोड़ा पैसा दिया और छोड़ दिया। उसके दिल में दुख भी था और हेल्पलेसनेस भी। दोपहर को क्लेन सैमर फैमिली के लंचन में गया। बहुत सारी डिशेस, वाइन और पॉलिटिक्स वाले एटमॉस्फेयर। मिसेस टेलिन सैमर ने कैजुअली बोला, ये लंच 4 पाउंड 8 सोली का था। तुम्हें भी जब इनकम 400 पाउंड्स पर ईयर तक पहुंच जाए तब हर महीने बैंक्वेट देना होगा। क्लेन ने पोलाइटली हाँ में सर हिलाया। उसी दिन जाओ ईस्ट बालम डॉग के वर्कर्स अलायंस टैवन में डिस्गाइज करके गई, बूट्स, बियर्ड और शॉर्ट मैन डिस्गाइज। उसके दिमाग में मिस्टर फूल से मिले पोर्ट्रेट का इमेज था। उसने एक बियर ऑर्डर की और कॉर्नर में क्वाइटली बैठ गई। तभी टैवन का डोर खुला। जाओ ने रिफ्लेक्सिवली देखा और उसकी आंखें शॉक में सूख गईं। अंदर आया एक लगभग 2 मीटर लंबा आदमी। चैप्टर 283। जाओ काफ़ी टाइम से बाउंटी हंटर का काम कर रही थी, इसलिए उसके एक्शंस इंस्टिंक्टिव हो गए थे। जैसे ही उसने देखा कि एक लगभग 2 मीटर लंबा आदमी टैवन में आया, उसने तुरंत अपना सर झुका लिया और नॉर्मल तरीके से पोर्क सॉसेज और फ्रेंच फ्राइज खाने लगी। लेकिन उसके टेस्ट बड्स बिल्कुल बंद हो गए थे। खाना बस मुंह में जा रहा था। कुछ पेनफुल सेकंड्स के बाद उसने कैजुअली अपना सर उठाया जैसे रूम ऑब्जर्व कर रही हो, और देखा कि वो टॉल आदमी बार काउंटर पे बैठा अपना ड्रिंक और खाना ऑर्डर कर रहा है। उसके कर्ली पेल येलो बाल, 20 लाइक डार्क ब्राउन आइज और माउथ का थोड़ा नीचे झुकना, सब कुछ उस पोर्ट्रेट की डिटेल से मैच करता था। जाओ के दिल में एक ही बात आई, यही है, यही विलियम्स का किलर है। उसने फिर से अपना सिर झुका लिया, खाना जल्दी से ख़त्म किया और टैवन से बाहर निकल गई। उसके हाई बूट्स उसकी बॉडी के सबसे ऑब्वियस फीचर्स को हाइड कर रहे थे। बाहर आकर जाओ एक कॉर्नर पर रुक गई और टैवन के अंदर बाहर होते लोगों को ऑब्जर्व करने लगी। थोड़ी देर में उसने अपने एक एक्वेंटेंस बर्टन को देखा, जो एक डॉग टेक्नीशियन था और कभी कभी टैवन में राई बियर पीने आता था। जाओ तुरंत उसके पास गई और अपनी आवाज़ दबाकर बोली, मैं जाओ हूँ। बर्टन ने पहले उसके डिस्गाइज को पहचाना नहीं, लेकिन बाद में कंफर्म किया और बोला, क्या तुम किसी बाउंटी मिशन पे हो? जाओ ने सिर्फ एक छोटी सी हाँ दी और उसे एक पोर्ट्रेट दिखाया। बर्टन ने बिना डाउट के कंफर्म किया कि यही वो टॉल मैन है जो पिछले 2-3 महीने से टैवन आता है। उसने ये भी बताया कि सब उसे जायंट के नाम से बुलाते हैं।
क्योंकि वो फियर्स और अनरीजनेबल है और फाइट करने में डेंजरस है। जाओ ने कॉशियसली पूछा कि क्या उसके कॉन्टैक्ट्स या दोस्त हैं, तो बर्टन ने बोला कि वो यूजुअली अकेला रहता है और सिर्फ कभी डॉग यूनियन में दिख जाता है। इस इन्फो के बाद जाओ ने डिस्गाइज बदला और डॉग यूनियन के सामने एक ट्रैम्प मतलब भिखारी बनकर बैठ गई। वहाँ से उसने पूरे पेशेंस के साथ ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। उसके दिल में विलियम्स की याद और उस दिन का दर्द उसे और ज़्यादा स्टेडी बना रहा था। धीरे धीरे डॉग यूनियन से लोग निकलने लगे और नियर बाई कैफ़े में लंच करने गए। जाओ हर एक चेहरे को स्कैन करती गई। तभी कैफ़े का दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर आया, अपनी गोल्ड रिम्ड ग्लासेस साफ करते हुए। जाओ की नज़र उस पर गई और तुरंत फ्रीज हो गई। उसकी आंखें और मुंह, वो फेमिलियर मॉकिंग स्माइल। जाओ ने तुरंत सर झुका लिया। लैनेवस। उसका चेहरा पोर्ट्रेट से अलग लग रहा था। ब्राउन स्किन, शॉर्ट हेयर, क्रैगी फीचर्स, बट उसके एक्सप्रेशंस एकदम वैसे ही थे जैसे पोर्ट्रेट्स में टॉन्टिंग लुक था। जाओ का दिल एकदम तेज़ धड़कने लगा। दूसरी तरफ सैमर के लंच के बाद एक्टिविटी रूम में सब लोग गॉसिप और टेक्सास कार्ड्स के लिए बैठ गए। क्लेन पोलाइटली स्माइल करते हुए पार्टिसिपेट कर रहा था, जबकि लॉयर जर्गन कूपर यूजुअल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ लीगल एडवाइस दे रहा था। क्लेन ने उसे सॉफ्टली पूछा, बोर्ड लग रहा है? जर्गन ने सीधा जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, टॉपिक्स इंटरेस्टिंग है। क्लेन शॉक हो गया और बोला, फिर तुम हंसते क्यों नहीं? जर्गन पजल्ड हो गया, तुम हंसते क्यों हो? ये ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन ख़त्म होने से पहले ही क्लेन ने एक इल्यूजरी प्रेयर सुना मिस जस्टिस का। वो तुरंत बाथरूम गया और 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज चलकर ग्रे फॉग में एंटर किया। वहाँ उसने जस्टिस को सुना। वर्कर्स अलायंस टैवन में जो क्लूज आपने दिया था, उस आदमी को जायंट कहते हैं। उसका पीछा करते वक्त ईस्ट बैलम डॉग यूनियन में एक और आदमी मिला जो शायद लैनेवस हो सकता है। फिलहाल हम जायंट की वजह से दूर हैं क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। हमने सोचा कि पुलिस को इन्फॉर्म करें और बाउंड्री क्लेम करें अगर कंफर्म हो जाए तो। क्लेन के दिमाग में तुरंत सवाल घूमने लगे। लैनेवस के पास इतना पावरफुल हेल्पर क्यों है? क्या उसके पीछे कोई फैक्शन है? उसने इतने लोग क्यों मारे? उसने डिसाइड किया कि पुलिस की बजाय एवनाइट गॉडेस की चर्च को नोटिफाई करना बेटर होगा क्योंकि पुलिस में लीक्स हो सकती हैं। उसने तुरंत अपना पेंडुलम निकाला और डिविनेशन ट्राई किया। डॉग यूनियन जाने में डेंजर है, लेकिन पेंडेंट बिल्कुल स्टिल रहा। डिविनेशन फेल। मल्टीपल ट्रायल्स के बाद भी रिजल्ट वही था। क्लेन ने सोचा, या तो इन्फो इनकम्प्लीट है या लैनेवस वहाँ नहीं, या फिर उसके पास कोई ऐसी आइटम है जो डिविनेशन ब्लॉक करती है, शील्ड अगेंस्ट डिविनेशन। शायद वो बेनिफिट मिला हो ट्रू क्रिएटर के रिचुअल से। फाइनली क्लेन ने डिसाइड किया, जो भी हो मुझे खुद डॉग यूनियन जाना ही पड़ेगा। मैं रिपोर्टर बन कर जाऊंगा। माइक जोसेफ से एक फेक रिपोर्टर आईडी ले लूंगा। उसने ऑल ब्लैक आई को अबव द ग्रे फॉग भेजने का प्लान बनाया ताकि स्पिरिचुअल करप्शन का रिस्क कम हो, और डिस्गाइज के लिए हाइट भी चेंज करने का सोचा। क्लेन के लिप्स पर हल्की सी स्माइल आई। अपने स्पिरिचुअलिटी से बॉडी को कवर करके वो रियल वर्ल्ड में लौट आया। चैप्टर 284। शाम के करीब 3 बजे ईस्ट बैलम डॉग के डॉग यूनियन में क्लेन अपना डिस्गाइज लेकर पहुंच गया। उसने रिपोर्टर का रूप लिया था। थिक स्वेटर, टैन जैकेट, सिंपल कैप, गोल्ड रिम्ड ग्लासेस और नीटली कॉम्ड हेयर। अपने फेस पर उसने आर्टिफिशियल स्टबल लगाया और अपनी हाइट भी 5 सेंटीमीटर ज़्यादा कर ली थी। ये सब इसलिए ताकि कोई उसे पिछली रात के वर्कर डिस्गाइज से कनेक्ट ना कर सके। उसके पॉकेट्स में कोई डेंजरस या सस्पिशियस आइटम नहीं था, ना ऑल ब्लैक आई, ना चार्म्स, ना एसेंशियल ऑयल्स। सिर्फ एक टैरो डेक, कुछ नोट्स, एक फाउंटेन पेन, वॉलेट, थोड़ा छुट्टा पैसा और कीज़ और फेक रिपोर्टर आईडी था। क्लेन अपने हर स्टेप में बहुत कॉशियस था क्योंकि उसे लैनेवस की असली हालत या उसके साथ चल रहे डेंजरस बियॉन्डर के ओरिजिन के बारे में कुछ पता नहीं था। डॉग यूनियन के अंदर उसने अपना आईडी दिखाया और बोला कि वो बैकलैंड डेली ट्रिब्यून का रिपोर्टर है जो वर्कर्स के इश्यूज और यूनियन की मदद पर एक फीचर लिखना चाहता है। गेट गार्ड पहले सस्पिशियस हुआ और ज़ोर से बोला, हमने कोई स्ट्राइक ऑर्गेनाइज नहीं किया। लेकिन क्लेन ने अपने क्लाउन एबिलिटीज़ का यूज़ करके अपने आंखों में सिंसियरिटी दिखाई और उसका भरोसा जीत लिया। गेट गार्ड ने उससे पब्लिसिटी इंचार्ज मिस्टर रैंड के पास भेज दिया। रैंड हेजिस्टेंट था, लेकिन क्लेन ने अपने ईस्ट बोरो के बैकग्राउंड की स्टोरी गढ़कर उसे कन्विंस कर लिया। रैंड उसके साथ ऑफिसेज में घूमता रहा और क्लेन फेक क्वेश्चंस पूछता गया जैसे असली जर्नलिस्ट। स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर की फ्लोर तक पहुंच गया। तब एक ऑफिस में एंटर करते ही उसने एक फेमिलियर ऑरा फील किया। एक मैन वहाँ बैठा था, ब्राउन स्किन, एंगुलर फेस और गोल्ड रिम्ड ग्लासेस के साथ। बाहर से तो वो अलग लग रहा था, लेकिन क्लेन की सीरियस स्पिरिचुअलिटी ने तुरंत उसके अंदर की रियलिटी पकड़ ली। उसका दिल जोर से धड़का और बॉडी अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बल करने लगी। उसने ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोला, सॉरी, स्टमक एक। वॉशरूम? स्टाफ ने इजीली उसे बाथरूम का रास्ता बता दिया।
वॉशरूम के अंदर क्लेन ने अपना मुंह दबाकर हंसी निकाली, एक नर्वस लाफ्टर जो उसके पूरी बॉडी को शेक कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकले। उसने कंफर्म कर लिया वो लैनेवस है, और कंफर्मेशन का असली सोर्स था ट्रू क्रिएटर का ऑरा। ये वही ऑरा था जो उसने पहले भी फील किया था, एक इंस्टिंक्टिव फियर जिसमें हॉरर और पुराने दर्द दोनों मिले हुए थे। यही वजह थी उसके अनकंट्रोलेबल ट्रेम्बलिंग की। इंटरव्यू पूरा करने के बाद क्लेन कैजुअल तरीके से बिल्डिंग से निकल गया। बाहर क्लाउड्स और मिस्ट की वजह से एटमॉस्फेयर ग्लूमी था। उसने डेलिबरेटली अपने नोट्स अरेंज किए जैसे एक नॉर्मल रिपोर्टर बिहेव करता, लेकिन उसका दिमाग एकदम अलर्ट था। तभी उसने एक ट्रैम को देखा जो उसे थोड़ा फेमिलियर लगा। मिस जाओ, उसने अंदर ही गस किया। बिना कुछ कहे वो स्टेशन की तरफ बढ़ गया। अचानक एक कैरियर उसके सामने रुक गई। उसमें बैठा था एलिगेंट और शार्प डिटेक्टिव ईजनगार्ड स्टैंटन, जो अब पुलिस के साथ साइबर के केस में काम कर रहा था। उन दोनों के बीच छोटी सी पोलाइट कॉन्वर्सेशन हुई और क्लेन ने अपना डिस्गाइज मेंटेन रखा। फिर क्लेन को इलाक क्लब गया और लॉन्च में जाकर तुरंत फॉग के ऊपर गया ताकि कंफर्म कर सके कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा। वहाँ उसने अपनी लिंजरिंग फेयर को रिलीज़ किया। ट्रू क्रिएटर के ऑरा ने उसके कपड़ों तक को डैम कर दिया था। अपनी सर्टेनिटी के लिए उसने एक पार्चमेंट और फाउंटेन पेन कॉन्ज्यूर किया और डिविनेशन लिखा, अर्लियर फैमिलियरिटी का सोर्स। ड्रीम में उसने क्लियरली देखा एक फैमिलियर फेस, राउंड ग्लासेस और एक हॉन्टिंग स्माइल, लैनेवस खुद। वापस आकर उसने अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके मिस जस्टिस के प्रेयर का जवाब दिया, कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, ये लैनेवस ही है, तुम चर्च ऑफ एवरनाइट को इन्फॉर्म कर सकती हो। और उसने कहा कि लैनेवस के पास ट्रू क्रिएटर का गॉडहुड है। ऑड्रे जो अपने फादर को हंटिंग डॉग्स ट्रेन करते देख रही थी, ये सुनकर शॉक में जम गई। उसके दिमाग में एक ही थॉट घूम रहा था, लैनेवस ट्रू क्रिएटर का गॉडहुड रखता है, एक सिंपल मिशन के अंदर इतना टेरिफाइंग इन्वॉल्वमेंट। मिस्टर फूल की असली डेप्थ बहुत ज़्यादा है। ही इज़ एमिंग एट द ट्रू क्रिएटर इट्सेल्फ। चैप्टर 285। ऑर्डर ने अपना अर्जेंट कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ करके मिस्टर फूल का मैसेज जाओ और फोर्स तक भेजा। उसने अपनी गोल्डन रिट्रीवर सूजी, जो कि एक ट्रेंड इंटेलिजेंट डॉग है, उसके ज़रिए एक नोट भेजा, ये क्लेम करते हुए कि इन्फॉर्मेशन उसे किसी और सोर्स से मिली है। एक पुराने चर्च के कोने में जाओ अपने रिवेंज प्लान कर रही थी और सोच रही थी कि लैनेवस की आइडेंटिटी कैसे कंफर्म करे। तभी उसने पेपर खोला और शॉक हो गई। उसमें लिखा था, कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं, ये लैनेवस ही है और उसके पास ट्रू क्रिएटर का गॉडहुड, मतलब एक डिवाइन अथॉरिटी, शक्ति का टुकड़ा है। फोर्स भी नोट पढ़कर स्टन्ड हो गई। उसने बोला, ये सिर्फ एक स्विंडलर, मतलब धोखेबाज था, जिसका बाउंटी 200 पाउंड्स का था। हम एक इविल गॉड के गॉडहुड में कैसे फंस गए? सूजी ने सिर्फ इनोसेंट आई से देखा, जैसे कह रही हो, मैं सिर्फ डॉग हूँ, मुझे क्या पता। फोर्स ने काम होते हुए बोला, मिस ऑड्रे उतनी नाइव नहीं है जितना हमने सोचा था। शायद ये नोबेल्स, कल्ट और चर्च के बीच का एक पावर स्ट्रगल है, लेकिन लगता है कि ऑड्रे को भी गॉडहुड वाली बात पहले से नहीं पता थी। शायद उसका भी इस्तेमाल हो रहा है, हो सकता है अर्ल हॉल के ज़रिए। जाओ डिप्रेस्ड हो गई और बोली, मैं बहुत वीक हूँ, अगर स्ट्रांग होती तो खुद रिवेंज लेती। अब सिर्फ होप है कि नाइट हॉक्स विलियम्स का बदला लें, वो ज़रूर लेंगे। दूसरी तरफ क्लेंट डिस्गाइज कर रहा था। उसने बियर्ड चिपकाई, हेयर स्टाइल चेंज किया और अपने रिफ्लेक्शन को घूरते हुए मिक्स्ड इमोशंस, एंटीसिपेशन, एक्साइटमेंट, डिप्रेशन और हेल्पलेसनेस फील किया। उसने डिसाइड किया कि चाहे वो खुद फाइट ना करे, पर लैनेवस की डाउनफॉल अपनी आंखों से देखेगा। रात के 11 बजे उसने अपना वर्कर डिस्गाइज पहना और ईस्ट बैलम डॉग गया। उसने पहले ही अपने इंटरव्यूज़ में कंफर्म किया था कि लैनेवस डॉग यूनियन के डॉर्मिटरी में स्टे करता है, लेकिन क्लेन डॉर्मिटरी के पास नहीं गया, बल्कि सीधा क्लॉक टावर चढ़ गया ताकि सेफ डिस्टेंस से सब ऑब्जर्व कर सके। क्लॉक टावर की शैडो में खड़े होकर उसने क्लाउन मास्क पहना, रेड नोज और एग्जैजरेटेड स्माइल वाला। क्लेन ने डार्कनेस में छुपकर पेशेंटली वेट किया। 2 घंटे बाद जब क्लॉक ने 1 बजाया, उसने देखा एक ब्लैक पेंटेड एयरशिप जो हवा में तैरता है, साइलेंटली डिसेंड कर रहा है। मशीनरी का कोई नॉइज़ नहीं, बस एक वल्चर जैसे अपने प्रे को साइलेंटली ट्रैक करता है। नीचे डॉग यूनियन के सामने 3 ब्लैक रॉब्ड फिगर आए। इनमें लीड कर रहा था एक पावरफुल रेड ग्लव्स कमांडर, क्रिस्टेड सेसिमीर। ये एक हाई रैंकिंग डीकन, मतलब चर्च का एक ऊंचा धार्मिक ऑफिसर था जो होली आर्टिफैक्ट बोन स्वॉर्ड लेकर आया था। उसने अपने साथी को बोला, यू सील्ड आर्टिफैक्ट 1-63। बोन स्वॉर्ड के साथ अटैच्ड एक सिल्वर मिरर ने पूरी जगह को एक मिरर वर्ल्ड में ट्रैप कर दिया जो सिर्फ बियॉन्डर्स को टारगेट करता था। तभी शैडो से एक टॉल फिगर निकला, द जायंट। उसने अपना आर्म तोड़कर ब्लड बॉम्ब बनाया और फेंक दिया।
फ्लैश और ब्लड की बरसात हुई, पर सब सेसिमिर के आसपास फेल हो गई, जैसे डेस्टिनी खुद उन्हें मिस करने पर मजबूर कर रही हो। सेसिमिर ने कामली बोला, मेरे दुश्मन हमेशा लकी नहीं होते। एक फ्लैश में वो जायंट के सामने आया और उसकी पावर ने जायंट के बॉडी को कोलैप्स कर दिया। पर फाइट ख़त्म नहीं हुई। शैडो से ऑरोरा ऑर्डर के और मेंबर्स निकले, रोज बिशप और शैडो एसेटिक्स, पर वो भी इंस्टेंटली सप्रेस हो गए। सेसिमिर सस्पिशियसली बोला, कुछ गलत है, ये सब स्ट्रेंज लग रहा है। तभी फुटस्टेप्स सुनाई दिए और स्टेयर से नीचे आया लैनेवस। काम और फियरलेस लग रहा था। सेसिमिर ने कैजुअली बोला, ऑरोरा ऑर्डर तुम्हें प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? तुम तो उनके लिए ब्लास्फेमर मतलब धार्मिक पाप करने वाले हो। लैनेवस ने अपना ट्रेडमार्क टॉन्टिंग स्माइल दिया और बोला, सिंपल है, मैं अब सिर्फ लैनेवस नहीं हूँ, मैं ट्रू क्रिएटर का हिस्सा हूँ। उसने अपना शर्ट फाड़ दिया। उसके स्किनलेस चेस्ट और एब्डोमेन पर फ्लैश और ब्लड ने एक टेरिफाइंग हैंगमैन फिगर बना रखा था, और तुरंत पूरा सराउंडिंग वर्ल्ड शैटर हो गया, जैसे ग्लास तोड़ दिया हो। एक ओवरपावरिंग डीटी ऑरा ने सब कुछ एनगल्फ कर लिया।